हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जावा एफएक्स ट्यूटोरियल। एंड आज के वीडियो हम सीखने वाले हैं लेआउट मैनेजर्स के बारे में और वी कैन से लेआउट पेन्स के बारे में। तो लेआउट पेन के बारे में जानने से पहले हम एक बार जान लेते हैं कि लेआउट क्या होता है। तो लेआउट की एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। तो डेफिनेशन की बात करूँ तो द अरेंजमेंट ऑफ द कंपोनेंट्स इनसाइड अ कंटेनर इज कॉल्ड लेआउट। मतलब एक कंटेनर के अंदर कंपोनेंट का जो अरेंजमेंट होता है उस अरेंजमेंट को हम लेआउट कहते हैं। ओके, चलिए अब देखते हैं लेआउट मैनेजर क्या होता है। So the JavaFX class that manages the layout of a container is called layout manager। Okay, मतलब कंटेनर के अंदर का जो लेआउट होता है उस लेआउट को जो क्लास मैनेज करती है उस क्लास को हम लेआउट मैनेजर कहते हैं। ओके, और वी कैन से लेआउट पेन कहते हैं। चलिए अब देखते हैं JavaFX के अंदर हमें कौन कौन से लेआउट मिल जाते हैं। ओके, सो देयर आर 8 टाइप्स ऑफ प्रीडिफाइंड लेआउट मैनेजर्स इन जावा। मतलब JavaFX के अंदर हमें 8 तरह के लेआउट मैनेजर्स मिल जाते हैं। नंबर 1 है बॉर्डर पेन, नंबर 2 है फ्लो पेन, थर्ड है ग्रिड पेन, स्टैक पेन, एंकर पेन, टाइल पेन, एच बॉक्स एंड वी बॉक्स। यहाँ बॉर्डर पेन, फ्लो पेन एंड ग्रिड पेन जावा स्विंग के अंदर बॉर्डर लेआउट, फ्लो लेआउट और ग्रिड लेआउट के जैसे ही हैं, थोड़े डिफरेंस हैं, वो हम आगे आने वाले वीडियोज़ में देख लेंगे। अभी आप यहाँ देख सकते हैं 8 तरह के जो लेआउट हैं, इन सभी लेआउट के अलग अलग रूल रेगुलेशंस होती हैं। ओके, अलग अलग रूल हैं जिसके अकॉर्डिंग इसमें कंपोनेंट्स ऐड होंगे। जैसे कि बॉर्डर पेन के अंदर क्या रूल है, बॉर्डर पेन हमारा 5 एरियाज में डिवाइडेड होता है। यानी कि आप यहाँ देख सकते हैं टॉप एरिया, बॉटम एरिया, लेफ्ट एरिया, राइट एरिया एंड सेंटर एरिया। ओके, इसके अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, इसे हम आगे आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। लेकिन अगर जो भी आपको कंपोनेंट को इस बॉर्डर पेन में ऐड करना है वो कंपोनेंट को आप इन 5 एरिया में से एक एरिया में ऐड कर सकते हो। ये इसका रूल है। ओके, फर्स्ट रूल। बाकी भी रूल हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखें। अब देखते हैं फ्लो पेन क्या होता है। तो ओके, तो फ्लो पेन में क्या है, फ्लो पेन में जो हम कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे वो कंपोनेंट्स इस फ्लो पेन में एक फ्लो में ऐड होंगे, मतलब और लेफ्ट टू राइट ऑर्डर में ऐड होंगे। ओके, और जब तक ऐड होंगे जब तक एक रो कंप्लीट नहीं हो जाएगी। ओके, और बाकी बचे कंपोनेंट्स नेक्स्ट रो में शिफ्ट कर दिए जाएंगे। ओके, जैसे आप देखते हैं यहाँ 6 कंपोनेंट्स ऐड हुए, लेकिन पहली रो में 3 ही कंपोनेंट्स आए, तो बाकी बचे 3 कंपोनेंट्स नेक्स्ट रो में ऐड हो गए। ओके, इस तरह से राइट ऐड होते हैं। ओके, नेक्स्ट है ग्रिड पेन। तो ग्रिड पेन क्या है, ग्रिड पेन में कंपोनेंट्स को हम ग्रिड के रूप में ऐड करते हैं। ओके, लेकिन इसमें ये जावा स्विंग में मौजूद ग्रिड लेआउट से थोड़ा डिफरेंट है। उसमें हम कंपोनेंट्स कॉलम्स और रो को मर्ज नहीं कर सकते थे, लेकिन यहाँ ग्रिड पेन में हम कॉलम्स और रो को मर्ज कर सकते हैं। ओके, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 2 रोज को मर्ज किया गया। ओके, यहाँ 3 कॉलम्स को मर्ज किया गया। ओके, इस तरह से। नेक्स्ट है स्टैक पेन। स्टैक पेन में क्या होता है, जैसे कि आप नाम से ही ये पता कर सकते हैं, स्टैक पेन यानी कि जो भी कंपोनेंट्स इसके अंदर होंगे ऐड होंगे वो एक स्टैक के रूप में ऐड होंगे। ओके, मतलब जो भी पहला कंपोनेंट होगा, पहला जो कंपोनेंट्स में ऐड होगा वो सबसे बॉटम में ऐड होगा, और उसके बाद जो कंपोनेंट्स ऐड होंगे उस पहले वाले कंपोनेंट्स के ऊपर ऐड होते जाएंगे। ओके, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ ब्लू वाला जो कंपोनेंट है सबसे पहले ऐड हुआ था वो सबसे बॉटम में शो हो रहा है। ओके, और यहाँ उसके बाद ग्रीन रेक्टेंगल ऐड हुआ, उसके बाद ऑरेंज रेक्टेंगल ऐड हुआ, और सबसे टॉप में यहाँ येलो यानी कि सबसे लास्ट में ऐड हुआ। ओके, इस तरह से ये एक स्टैक के रूप में ऐड हुए। ओके, ये है स्टैक पेन। तो चलिए अब देखते हैं एंकर पेन। तो एंकर पेन के अंदर अगर आपको कोई कंपोनेंट को ऐड करना होता है तो उस कंपोनेंट के साथ आपको 4 एंकर सेट करने होते हैं। ओके, मतलब अगर आपको यहाँ येलो कलर का, आप यहाँ देख सकते हैं येलो कलर का जो है ये रेक्टेंगल, अगर आपको इस रेक्टेंगल को टॉप में सेट करना है तो इसको आपको क्या करना होगा, एक टॉप एंकर सेट करना होगा, एक राइट एंकर सेट करना होगा, एक लेफ्ट एंकर सेट करना होगा। ओके, और बॉटम को आप छोड़ सकते हो, तो उससे क्या होगा कि ये टॉप में ही सेट हो जाएगा। ओके, हमेशा टॉप में रहेगा। इसी तरह से ये ग्रीन वाले को लेफ्ट और बॉटम एंकर सेट करोगे, इसी तरह से इसमें हम एंकर की मदद से कंपोनेंट को सेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट है टाइल पेन। तो टाइल पेन काफ़ी हद तक फ्लो पेन के जैसा ही होता है, लेकिन डिफरेंस केवल होता है इतना होता है कि फ्लो पेन के अंदर जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं वो कंपोनेंट्स अलग अलग सेल साइज में हो सकते हैं, लेकिन टाइल पेन के जो कंपोनेंट्स हैं वो सेम सेल साइज के होते हैं। ओके, आप यहाँ देख सकते हैं। चलिए आप देखते हैं एच बॉक्स। अभी एच बॉक्स क्या है, एच बॉक्स मतलब हॉरिजॉन्टल बॉक्स। मतलब अगर आपको अपने सभी कंपोनेंट्स को एक हॉरिजॉन्टल रो में ऐड करने हैं तो आप एच बॉक्स का यूज़ करोगे, लेकिन अगर आपको उन सभी कंपोनेंट्स को एक सिंगल कॉलम में ऐड करने हैं, ओके, तो उस केस में आप वी बॉक्स का यूज़ करोगे, यानी कि वर्टिकल बॉक्स का।
केवल इन दोनों का काम इतना है। ओके, तो आई होप कि आपको ये 8 जो हमने लेआउट पेन पढ़े इनकी फंक्शनैलिटी अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आगे आने वाले वीडियोस में हम इन्हें सेपरेट वीडियोस में कवर करेंगे और इसे डिटेल में जानेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में लिख के मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं। वेलकम टू जावा वेब ट्यूटोरियल एंड आज के इस वीडियो हम सीखने वाले हैं बॉर्डर पेन लेआउट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि बॉर्डर पेन होता क्या है। सो बॉर्डर पेन इज द लेआउट कंपोनेंट दैट इज डिवाइडेड इनटू 5 एरियाज दैट इज टॉप, लेफ्ट, बॉटम, राइट एंड सेंटर। तो बॉर्डर पेन एक लेआउट कंपोनेंट होता है और वी कैन से लेआउट मैनेजर होता है जो कि 5 एरियाज में, मेनली 5 एरियाज में डिवाइडेड होता है। वो एरियाज क्या क्या है? टॉप एरिया, लेफ्ट एरिया, बॉटम एरिया, राइट एरिया एंड सेंटर एरिया। ओके, and we can add the component to any of these 5 areas of border pane। ओके, तो ये आप यहाँ लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, ये बॉर्डर पेन है जिसके अंदर 5 एरिया होते हैं, टॉप, लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड बॉटम। ओके, एंड हम क्या कर सकते हैं, जब हम कंपोनेंट को इसके अंदर ऐड कर सकते हैं करेंगे तो हम उस कंपोनेंट को इन 5 एरियाज में से किसी एक में ही ऐड कर सकते हैं। ओके, यानी कि 5 जैसे मेरे पास 5 कंपोनेंट हैं तो मैं एक एरिया में एक ही कंपोनेंट को ऐड कर सकता हूँ। ओके, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें से जो इन एरियाज में से जो टॉप एरिया और बॉटम एरिया है दे कैन बी एक्सपेंडेड हॉरिजॉन्टली एंड बट हाइट इज फिक्स्ड। ओके, यानी टॉप एंड बॉटम एरिया को हम हॉरिजॉन्टली एक्सपेंड कर सकते हैं लेकिन हाइट हमेशा फिक्स रहती है इसकी, है ना, टॉप और बॉटम की। इसी तरह से लेफ्ट एंड राइट एरिया कैन बी एक्सपेंडेड वर्टिकली बट विड्थ इज फिक्स्ड। ओके, इसी तरह से जब हम फ्रेम की साइज को रिसाइज करेंगे तो लेफ्ट और राइट की हाइट चेंज हो सकती है, हाइट को हम एक्सपेंड कर सकते हैं लेकिन इसकी जो विड्थ है वो फिक्स रहेगी। ओके, लेफ्ट और राइट की। ओके, एंड सेंटर एरिया कैन बी एक्सपेंडेड इन बोथ साइड एंड हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। ओके, यानी कि सेंटर एरिया दोनों साइड में एक्सपेंड हो सकता है, यानी कि जब हम फ्रेम को रिसाइज करेंगे तो हॉरिजॉन्टली भी एक्सपेंड होगा और वर्टिकली भी एक्सपेंड होगा। ओके, एंड नेक्स्ट है इफ एनी वन एरिया इज मिसिंग देन रेस्ट ऑल ऑक्यूपाई द स्पेस ऑफ दैट एरिया। ओके, यानी कि इन 5 एरियाज में से अगर एक आध एरिया मिसिंग हो जाएगा, ओके, यानी एक एरिया को आप डिलीट कर दोगे या सेट नहीं करते हो तो उसकी जगह बाकी के एरियाज ले लेंगे। ओके, यानी कि अगर आप टॉप एरिया को यहाँ से हटा दोगे तो उसकी जगह कौन ले लेगा? लेफ्ट एरिया, सेंटर एरिया एंड राइट एरिया। ओके, इसी तरह से अगर आप लेफ्ट एरिया को हटा दोगे तो सेंटर एरिया उसकी जगह ले लेगा। इसी तरह से ये इसमें वर्क करते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ तो हमने थ्योरी पढ़ ली, अभी इसे एक्लिप्स में चल के एक प्रोग्राम के जरिए समझते हैं। चलते हैं एक्लिप्स में। मेरे पास ये सिंपल सा प्रोग्राम है जिसका नाम है बॉर्डर पेन एग्जाम्पल। ओके, तो यहाँ मैंने अभी कोई कोडिंग नहीं किया, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर 5 बटन जो मुझे ऐड करने हैं अपने फ्रेम में वो ले लेता हूँ। तो हम बटन बनाते हैं सबसे पहले, तो उसके लिए मैं लिखता हूँ बटन टॉप बटन लिखता हूँ, टॉप इक्वल टू न्यू बटन। इस तरह से हम बटन को क्रिएट करते हैं। ओके, लेकिन मैं क्या करूँगा, यहाँ बटन को क्रिएट करने के लिए मैं इस तरह से ऑब्जेक्ट नहीं बनाऊंगा। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक मेथड के जरिए से बनाऊंगा। तो उसके लिए मैं लिखूँगा क्रिएट बटन मेथड। ओके, इसके अंदर मैं एक स्ट्रिंग पास कर दूँ जिस भी नाम से आपको बटन बनाना है। ओके, तो मैं यहाँ टॉप नाम से बटन बनाऊंगा। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ, इस क्रिएट बटन मेथड को हम बना लेते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ नीचे इसे डिफाइन करूँगा। उसके लिए मैं लिखूँगा प्राइवेट जो हमको एक बटन रिटर्न करके देगा, क्रिएट बटन। ओके, इसके अंदर हम एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल पास करा लेंगे। ओके, एंड सबसे पहले मैं बटन को इंपोर्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एम प्रेस करता हूँ। ओके, चलिए अभी ये क्या कह रहा है कि ये रिटर्न करने के लिए कह रहा है वैल्यू, तो रिटर्न करने के लिए अभी फ़िलहाल के लिए मैं नल पास कर दूँगा। ठीक है, नल रिटर्न कर रहा हूँ। अभी क्या करेंगे, इस मेथड के अंदर हम बटन क्रिएट टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो बटन इक्वल टू न्यू बटन। ओके, एंड इसके अंदर ये स्ट्रिंग वेरिएबल जो हमने यहाँ पास करवाया था ये रख देंगे। ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस बटन का जो साइज़ है उसे मैक्सिमम साइज़ तक पास करेंगे, मतलब उसकी हाइट को इनफाइनाइट कर देंगे और विड्थ को भी इनफाइनाइट कर देंगे। उसके लिए हम या तो हम लिख सकते हैं बटन डॉट सेट मैक्स हाइट एंड मैक्स विड्थ। ओके, या हम क्या कर सकते हैं, मैक्स साइज़ पास कर सकते हैं। ओके, इस तरह से मैक्स साइज़ मैं दूंगा और यहाँ हम पास कर देंगे डबल डॉट मैक्स वैल्यू। ओके, यानी कि मैंने विड्थ दे दी, इस तरह से हाइट भी दूंगा मैं डबल डॉट मैक्स वैल्यू।
ओके, एंड मैं क्या करूँगा, इस बटन को यहाँ से रिटर्न करा दूँगा सिंपली। ओके चलिए, तो अभी क्या होगा, इससे एक टॉप बटन क्रिएट हो जाएगा। ओके, इसी तरह से मैं 5 बटन क्रिएट कर लेता हूँ, यानी कि 5 एरियाज़ के लिए मैं 5 बटन क्रिएट कर रहा हूँ। तो टॉप लेफ्ट, बॉटम राइट एंड सेंटर, इस तरह से इसमें भी लिखेंगे लेफ्ट, बॉटम राइट एंड सेंटर। ओके, इस तरह से हमारे बटन बन गए। अभी क्या करेंगे, इनको अपने फ्रेम में ऐड करेंगे, लेकिन फ्रेम में ऐड करने के लिए हमें एक रूट की ज़रूरत होगी। रूट यानी कि एक कंटेनर। तो हम यहाँ बॉर्डर पेन पढ़ रहे हैं, तो मैं ये क्या करूँगा, सबसे पहले तो बॉर्डर पेन का एक ऑब्जेक्ट बना लूँगा। ओके, तो बॉर्डर पेन रूट ले लेंगे, इक्वल टू न्यू बॉर्डर पेन। ओके, एंड इसे इंपोर्ट करेंगे सबसे पहले, तो कंट्रोल शिफ्ट एम प्रेस करूँगा, इंपोर्ट हो गया। तो फ्रेंड्स, हर एक एरिया में कंपोनेंट सेट करने के लिए उसी एरिया के नाम से मेथड दिए हुए हैं। जैसे कि टॉप में आपको सेट करना है, तो उसमें उसके लिए हमारे पास एक मेथड होता है सेट टॉप। इसके अंदर जो भी आप पास करोगे वो टॉप एरिया में ऐड हो जाएगा। ओके, तो यहाँ मैं टॉप बटन को ही पास करूँगा। इस तरह से रूट डॉट सेट लेफ्ट, तो इसमें लेफ्ट पास कर देंगे। इस तरह से रूट डॉट सेट बॉटम, सॉरी बॉटम, तो यहाँ मैं बॉटम पास कर दूंगा। रूट डॉट सेट राइट, राइट, और रूट डॉट सेट सेंटर। ओके, तो यहाँ सेंटर पास कर देंगे। ओके चलिए, तो हमारा रूट भी बन गया। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक सीन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो सीन इक्वल टू न्यू सीन, सीन। ओके, एंड इसके अंदर रूट पास करेंगे। 600 में विड्थ दे देता हूँ एंड 400 हाइट दे देता हूँ। ओके, एंड स्टेज में इसे सेट कर देंगे सीन को, सीन। ओके, एंड स्टेज डॉट सेट टाइटल दे देते हैं ताकि थोड़ा अच्छा लगे, बॉर्डर पेन एग्जाम्पल। ओके, स्टेज डॉट शो, सॉरी हमें ये यहाँ करना था स्टेज डॉट शो। ओके चलिए, इसे इंपोर्ट कर लेते हैं। तो चलिए अभी इसे रन करते हैं। तो रन पर क्लिक करते हैं, ओके पर क्लिक करते हैं। ओके, तो अभी इस तरह से आप देख सकते हैं मेरा जो फ्रेम है वो बन चुका है। टॉप एरिया में ऐड हुआ है, लेफ्ट एरिया में ऐड हुआ है, सेंटर में, बॉटम में एंड राइट में। ओके, तो इस तरह से हम बॉर्डर पेन का जो यूज़ करते हैं। ओके, तो अभी आप देख सकते हैं अगर मैं इस फ्रेम को रिसाइज कर रहा हूँ, ओके फ्रेम को रिसाइज कर रहा हूँ, तो टॉप एरिया की आप देख सकते हो, टॉप और बॉटम की जो हॉरिजॉन्टल विड्थ है वो चेंज हो रही है, लेकिन हाइट फिक्स है। ओके, इसी तरह से लेफ्ट और राइट एरिया को अगर मैं इसकी हाइट और विड्थ चेंज करूँ, हाइट को चेंज कर रहा हूँ फिलहाल, तो आप देख सकते हैं हाइट चेंज हो रही है। ओके, लेकिन मैं अगर इसको इस तरह से हॉरिजॉन्टली चेंज करूँ तो आप देख सकते हैं इसकी विड्थ चेंज नहीं होती, लेकिन लेफ्ट और राइट की हाइट चेंज हो सकती है। ओके, इसी तरह से टॉप और बॉटम की अगर मैं इस तरह से हॉरिजॉन्टली इसको चेंज करूं, इसका साइज फ्रेम का, तो आप देख सकते हैं टॉप और बॉटम की विड्थ चेंज हो रही है, लेकिन अगर मैं इसे वर्टिकली चेंज करूं तो हाइट चेंज नहीं होती। ओके, लेकिन सेंटर की दोनों तरफ चेंज होती है, यानी कि वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी। ओके, विड्थ और हाइट दोनों चेंज होती है सेंटर की। चलिए, तो अभी देखते हैं कि अगर मैं इन पांचों एरिया में से किसी एक एरिया को हटा देता हूं तो फिर क्या होता है। ओके, तो जैसे मैं क्या करता हूं, यहाँ टॉप से इसको टॉप को सेट नहीं करता। ओके, इसको कमेंट आउट कर देता हूं और रन करता हूं, तो आप देखेंगे कि टॉप एरिया का जो स्पेस है वो सेंटर एरिया ने ले लिया है, लेफ्ट एरिया ने ले लिया है और राइट एरिया ने ले लिया है। ओके, तो मतलब इनकी हाइट बढ़ चुकी थोड़ी। ओके, यानी कि टॉप की जो भी स्पेस था वो इसने ले लिया है। इसी तरह से अगर मैं बॉटम को भी हटा दूं, यहाँ से बॉटम को भी हटा देते हैं, बॉटम को हटा देते हैं, तो क्या होगा कि ये बॉटम के स्पेस को भी ले लेगा। ओके, आप देख सकते हैं अभी लेफ्ट, सेंटर एंड राइट है। उसी तरह से अगर मैं लेफ्ट को हटा दूं तो सेंटर लेफ्ट को ले लेगा, और राइट को हटा दूं तो सेंटर राइट की जगह भी ले लेगा। ओके, मतलब सेंटर एक ऐसा एरिया है जो कि हर किसी सिचुएशन में फैलेगा। ओके, जैसे मैंने राइट बॉटम सबको हटा दिया, सिर्फ सेंटर रहने दिया, तो बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर
इस तरह से सेंटर सेंटर ही रहता है। ओके, और किसी कंपोनेंट को अगर आप ऐड करते हो तो वो भी बाय डिफॉल्ट सेंटर में ही जाता है। ओके, तो चलिए ये अभी इसे मैं दोबारा से कमेंट हटा देता हूँ और इसे दोबारा से रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा ये बॉर्डर पेन आ रहा है। ओके, लेकिन अभी आप देख सकते हैं यहाँ बॉर्डर पेन के जो ये कंपोनेंट्स हैं ये फ्रेम की साइड से बिल्कुल लगे हुए हैं, थोड़ा सा भी स्पेस नहीं है। ओके, आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये बॉर्डर पेन के चारों तरफ थोड़ा स्पेस हो, थोड़ा आप पैडिंग सेट करना चाहते हो तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो पैडिंग को सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ हम लिखेंगे रूट डॉट सेट पैडिंग। ओके, सेट पैडिंग, एंड इसके अंदर हम एक न्यू इंसेट्स टाइप का ऑब्जेक्ट पास करेंगे। सो सबसे पहले तो मैं इसे इसके अंदर आप पास कर सकते हो, या तो आप एक वैल्यू पास कर सकते हो या 4 वैल्यू पास कर सकते हो। ओके, अगर आप एक वैल्यू पास करोगे तो चारों साइड्स के लिए वही वैल्यू डिफाइन हो जाएगी, लेकिन अगर आप इस तरह से पास करोगे अलग अलग तो ये अलग अलग डिफाइन हो जाएगी। ओके, यानी कि आपने लेफ्ट की कुछ और पैडिंग दी, राइट की कुछ और पैडिंग दी। ओके, टॉप की कुछ और, बॉटम की कुछ और, इस तरह से। ओके, तो अगर आप यहाँ इन चारों को पास करने के बजाय एक चीज़ भी पास करोगे तो ये चारों के लिए सेट हो जाएगी। ओके, तो चलिए इस तरह से हम पैडिंग को सेट करते हैं। अगर इसे आप रन करोगे तो आप देखोगे कि बॉर्डर पेन के चारों तरफ थोड़ा स्पेस आ जाएगा। ओके, इस तरह से आप देख सकते हैं पहले यहाँ कुछ स्पेस नहीं था, लेकिन अभी यहाँ चारों तरफ बॉर्डर पेन के एक पैडिंग आ गई है। ओके, थोड़ा स्पेस आ गया है। उसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ पैडिंग तो आ गई चारों तरफ, लेकिन यहाँ एक दूसरे ये जो कंपोनेंट हमने ऐड किए हैं, यानी कि बटन जो ऐड किए हैं, बटन के बीच कोई स्पेस नहीं है। तो अगर आप इसके बीच स्पेस या सेट करना चाहते हो तो उसे हम मार्जिन कहते हैं बेसिकली। तो बटन के चारों तरफ अगर आप मार्जिन सेट करना चाहते हो तो वो हम कर सकते हैं। तो मार्जिन को सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ इस मेथड के अंदर जाएंगे और हर एक बटन के साथ मार्जिन सेट करेंगे। तो उसके लिए हम लिखेंगे बॉर्डर पेन डॉट सेट मार्जिन। ओके, सेट मार्जिन यानी कि बॉर्डर पेन का एक स्टैटिक मेथड है सेट मार्जिन। इसके अंदर आपको दो चीज़ें पास करनी है, यानी कि पहला तो वो कंपोनेंट जिसके अंदर आपको जिस पर मार्जिन सेट करना है, तो हम यहाँ बटन को पास करेंगे। ओके, एंड दूसरा इंसेट्स का एक ऑब्जेक्ट। ओके, यानी कि मार्जिन। तो अगर आप इसके अंदर एक वैल्यू पास करोगे जैसे मैंने पैडिंग में की, तो आप उसी तरीके से यहाँ पे भी कर सकते हो, एक वैल्यू पास कर सकते हो या 4 वैल्यू पास कर सकते हो। ओके, अलग अलग साइड के लिए। तो यहाँ मैं 20 पास करूँगा या मैं 5 पास कर देता हूँ सिंपली। ओके, मैं यहाँ 5 पिक्सल की मार्जिन रखना चाहूँगा हर एक कंपोनेंट पे। ओके, तो अभी आप देख सकते हैं हर एक बटन के चारों तरफ 5 पिक्सल का मार्जिन आ गया है। ओके, इस तरह से। इसके अलावा अगर आप इस जैसे मैंने आप देख सकते हैं मैंने यहाँ इस मेथड के अंदर क्या किया है, इस हर एक बटन का मैक्सिमम साइज़ दिया है। लेकिन अगर आप इस बटन को मैक्सिमम साइज़ ना दें, मैंने यहाँ इसे कैंसिल कर दिया। ओके, तो फिर क्या होगा आप यहाँ देख सकते हैं। तो जैसे मैं अगर इसको इस तरह से रखूँ तो आप देख सकते हैं इस तरह की कुछ ये बटन अलाइन होंगे, होगा कि अरेंज हो जाएंगे। लेकिन आपको देखकर लग रहा होगा कि ये कोई बॉर्डर पेन नहीं है, लेकिन मैं बता दूं आपको ये बॉर्डर पेन ही है। दरअसल हुआ क्या है, यहाँ टॉप बटन टॉप एरिया के टॉप लेफ्ट में है, इसी तरह से लेफ्ट बटन लेफ्ट एरिया के लेफ्ट टॉप लेफ्ट में है। ओके, इसी तरह से बॉटम जो बटन है वो बॉटम एरिया के बॉटम में है, इसी तरह से सेंटर में है और राइट में है। ओके, एक्चुअली ये पांचों बटन पांचों एरियाज के अंदर ही हैं। ओके, लेकिन इसका अलाइनमेंट थोड़ा चेंज है। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, इन अलग अलग कंपोनेंट का अलाइनमेंट भी सेट कर सकते हैं। ओके, जैसे सेंटर के अंदर अलाइन है, तो मैं क्या करता हूँ इन सभी कंपोनेंट को सेंटर में ही सेट कर देता हूँ। ओके, यानी कि टॉप बटन टॉप के सेंटर में आएगा, लेफ्ट बटन लेफ्ट के सेंटर में आएगा, बॉटम के सेंटर में इसमें। ओके, इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसे अभी कैंसिल कर दूंगा और यहाँ जाऊँगा इस मेथड के अंदर और मैं क्या करूँगा, यहाँ जैसे मैंने बॉर्डर पेन का मार्जिन सेट किया है। ओके, इसी तरह से हम लिखेंगे बॉर्डर पेन डॉट सेट अलाइनमेंट। ओके, सेट अलाइनमेंट का यूज़ करेंगे एंड उसी तरह से इसके अंदर भी एक कंपोनेंट पास करेंगे और दूसरा पैरामीटर होगा क्या अलाइनमेंट आपको पास करना है। तो उसके लिए हम लिखेंगे POS पोजीशन, यानी कि POS पॉज डॉट यहाँ कई टाइप के यहाँ अलाइनमेंट है, आप यहाँ सेंटर पास करेंगे हम, तो यहाँ मैं पोस्ट डॉट सेंटर पास कर दूंगा। ओके, तो अभी आप इसे रन करोगे तो आप देखोगे हर एक कंपोनेंट अपने अपने एरिया के सेंटर में अलाइन हो जाएगा। ओके, इस तरह से। तो इस तरह से हम बॉर्डर पेन में अलाइनमेंट का यूज़ कर सकते हैं। ओके, अभी मैं इसे वापस से सेट कर दूंगा।
और अलाइनमेंट सेट करने के साथ ही जैसे हमने यहाँ मैक्सिमम साइज़ दिया है उसके साथ ही अगर आपको मिनिमम साइज़ भी देना हो तो वो भी आप देख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ बटन डॉट सेट मिन साइज़, ओके। और यहाँ मैं जैसे 100 पिक्सल पास कर देता हूँ, 100,100, ओके। तो अगर मैं इसे अभी रन करूँगा तो आप देखोगे कि इसका मिनिमम साइज़ भी सेट हो जाएगा, ओके। और कुछ इस तरह का आएगा, ये देख सकते हो कि टॉप बटन जो है मेरा उसकी मिनिमम हाइट 100 दी थी, तो उसकी मिनिमम हाइट 100 ही आ रही है। इसी तरह से लेफ्ट की मिनिमम विड्थ 100 आ रही है, ओके। लेकिन उसको हाइट में स्पेस मिला तो उसकी हाइट इंक्रीज हो गई। इस तरह से टॉप में स्पेस मिला तो टॉप की विड्थ इंक्रीज हो गई, ओके। लेकिन मिनिमम हाइट और मिनिमम विड्थ वो फिक्स है, ओके। तो चलिए इस तरह से हम बॉर्डर पेन का यूज़ करते हैं। इस वीडियो में हमने बॉर्डर पेन को अच्छे से समझा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि अपनी फैमिली बढ़ सके। और कमेंट में मुझे लिख के बताते रहिए कि आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम फ्लो पेन को पढ़ेंगे। तो चलिए बाय बाय। जावाफिक्स ट्यूटोरियल एंड आज की इस वीडियो में सीखने वाले फ्लो पेन लेआउट के बारे में। So friends, flow pane is a layout container that arranges the child components on a row and automatically pushes the children down to the next line if the current row is filled up. Okay, तो flow pane एक layout manager होता है बेसिकली JavaFX के अंदर, जो कि अपने child components को एक रो के अंदर अरेंज करता है, ओके। और अगर कोई हॉरिजॉन्टल स्पेस कम रह जाता है और करंट लाइन फिल हो जाती है तो बचे हुए कंपोनेंट्स को वो नेक्स्ट रो में मूव कर देता है, ओके। तो इस तरह का ये फ्लो लेआउट वर्क करता है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इस तरह ये मेरे पास एक फ्लो लेआउट का एक एग्जांपल है फ्लो पेन का। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो मैंने 7 बटन्स बनाए तो उनको मैंने फ्लो पेन के अंदर ऐड किया, ओके। तो आप देख सकते हैं यहाँ 6 बटन यानी कि हॉरिजॉन्टल स्पेस में जो है 6 बटन मेरे पहली रो में आ पाए और हॉरिजॉन्टल स्पेस कम होने की वजह से एक जो कंपोनेंट बच गया तो एक्स्ट्रा कंपोनेंट को इसने नेक्स्ट रो में मूव कर दिया, ओके। तो इस तरह से ये फ्लो पेन वर्क करता है, ओके। तो चलिए एक्लिप्स में चलते हैं और इसको एक प्रोग्राम के जरिए अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो बटन बना लेता हूँ जिसको हम अपने फ्लो पेन के अंदर ऐड करेंगे, ओके। उसके लिए हम लिखेंगे बटन b1 इक्वल टू न्यू बटन और यहाँ मैं लिखता हूँ सबसे पहले जावा, ओके। और इसी तरह से मैं कई सारे बटन बना लेता हूँ, टोटल 7 बटन बनाऊँगा। सबसे पहले मैं बटन को ऐड कर लेता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एम प्रेस करेंगे और बटन को ऐड कर लेंगे, ओके। कॉपी पेस्ट 7 बटन बनाऊँगा मैं। तो चलिए इसका नेम चेंज कर देते हैं B1 B2 B3, ओके। तो बेसिकली हमने यहाँ लैंग्वेज के नेम ले लिए हैं, ओके। तो अभी मैं क्या करता हूँ, ये B2 जो बटन है C एंड C++, इसको मैं थोड़ा साइज दे दूंगा। तो B2 डॉट सेट साइज एंड इसमें मैं 70 विड्थ एंड 50 हाइट पास करूँगा, ओके। तो अभी हम क्या करेंगे, बटन हमारे बन गए। अभी मैं इन बटन्स को फ्लो पेन के अंदर ऐड करूँगा, ओके। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले फ्लो पेन का एक ऑब्जेक्ट बनाऊँगा। सो फ्लो पेन रूट इक्वल टू न्यू फ्लो पेन और इस फ्लो पेन को ऐड कर लेंगे, इंपोर्ट कर लिया, ओके। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें इन बटन्स को ऐड करेंगे। तो उसके लिए मैं लिखूँगा रूट डॉट गेट चिल्ड्रन और इनको आप 1 बाय 1 भी कर सकते हो डॉट ऐड मेथड से, या आप ऐड ऑल मेथड से इन्हें एक साथ भी इसके अंदर पास कर सकते हो, ओके। तो हम ऐड ऑल मेथड का यूज़ करेंगे और इसके इन सभी को एक साथ ऐड कर देंगे, ओके। तो उसके लिए मैं लिखूँगा B1 B2 B3 एज अ एरे, ओके। B4 B5 B6 एंड B7 एंड सेमीकोलन, ओके। तो इस तरह से इस फ्लो पेन में ऐड हो जाएंगे। अभी क्या करेंगे, इस रूट को एक सीन का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सीन इक्वल टू न्यू सीन, और उस सीन में इसे रूट को पास कर देंगे। इसकी मैं विड्थ दे देता हूँ 400, हाइट दे देता हूँ 300, ओके। एंड सेमीकोलन एंड स्टेज में इसे सेट करेंगे सीन को, सीन स्टेज डॉट सेट टाइटल फ्लो पेन एग्जाम्पल स्टेज डॉट शो, ओके। अब इस सीन को ऐड कर लेंगे, इंपोर्ट कर लिया, ओके। ये सीन होगा। चलिए तो हमारा प्रोग्राम बन चुका है। अभी क्या करेंगे, इसे रन करते हैं। तो रन करने पर आप देखोगे कि ये जो हमारे कंपोनेंट्स थे ये
एक ही रो में अरेंज हो गए। ओके, आप देख सकते हैं एक सारे बटन एक ही रो में अरेंज हो गए। लेकिन आप देख सकते हैं जैसे ही मैं इस फ्रेम का साइज़ कम करता हूँ, ओके, इसकी फ्रेम की विड्थ कम करता हूँ, तो आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल स्पेस कम होने की वजह से लास्ट वाला कंपोनेंट पहली रो में नहीं आ पाया। तो उसने क्या किया कि इसे नेक्स्ट रो में मूव कर दिया। ओके, आप देख सकते हैं इस काला जो बटन है वो नेक्स्ट रो में मूव हो गया। इसी तरह से और भी विड्थ आप कम करोगे तो इस तरह से बाकी कंपोनेंट्स भी नेक्स्ट रो में मूव होते जाएंगे। ओके, इस तरह से। इसके अलावा अगर आप इसके चारों तरफ कुछ पैडिंग रखना चाहते हैं तो फ्लो पेन के पर आप पैडिंग भी सेट कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि इस सभी बटन्स के चारों तरफ यहाँ फ्लो पेन के चारों साइड एक पैडिंग आ जाएगी। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ एक पैडिंग मेथड होता है इसके अंदर, सो रूट डॉट सेट पैडिंग। ओके, एंड इसके अंदर हमें एक न्यू इंसेट्स टाइप का एक ऑब्जेक्ट पास करना होगा। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इसे इंपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्ट करते हैं और इसके अंदर आप या तो एक पैरामीटर पास कर दो या 4 पैरामीटर अलग अलग साइड के लिए पास कर सकते हो। तो मैं यहाँ एक पैरामीटर पास करता हूँ 10 पिक्सल। तो 10 पिक्सल की मैं पैडिंग रखने वाला हूँ। तो अगर आप अभी से रन करोगे तो आप देखोगे कि चारों तरफ एक तो पैडिंग आ जाएगी फ्लो पेन के। ओके, तो आप देखते हैं इस तरह से यहाँ चारों तरफ पैडिंग आ गई 10 पिक्सल, ऊपर भी और इधर भी। ओके, और अगर मैं इसे फ्रेम को इस तरह से करूँगा तो आप देखते हैं अभी भी ये पैडिंग आ जाएगी चारों तरफ, इधर भी 10 पिक्सल की, ऊपर भी और साइड में भी है। ओके, तो इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पैडिंग चारों तरफ पैडिंग तो आ गई, लेकिन इसके अलावा अगर आप दो कंपोनेंट्स के बीच हॉरिजॉन्टल गैप चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ इन दोनों के बीच नहीं, आप सभी के बीच गैप रखने वाले हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे रूट डॉट सेट एच गैप से हॉरिजॉन्टल गैप असाइन होगा। ओके, तो यहाँ मैं 10 पिक्सल का हॉरिजॉन्टल गैप रखने वाला हूँ। और इसी तरह से अगर वर्टिकल गैप भी आप चाहते हो तो सेट वी गैप से आप वर्टिकल गैप रख सकते हो। तो मैं 20 पिक्सल पास करूँगा और अभी रन करोगे आप, तो रन करते हैं तो आप देखो कि हमारे कंपोनेंट्स के बीच गैप आ जाएगा। ओके, तो आप देख सकते हैं 10 पिक्सल का सभी के बीच हॉरिजॉन्टल गैप आ गया है। ओके, और 20 पिक्सल का वर्टिकल गैप आ गया है। ओके, तो अभी आप इसको ऐसे भी करके देखोगे, कम करके देखोगे साइज़, तो आप देख सकते हैं 10 पिक्सल का हॉरिजॉन्टल गैप एंड 20 पिक्सल का वर्टिकल गैप आ गया है। ओके, तो फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हो ये जो फ्लो पेन में है हमने ये कंपोनेंट्स ऐड करे हैं। तो अभी ये कंपोनेंट्स टॉप लेफ्ट में असाइन हुए। ओके, तो टॉप लेफ्ट में ऐड होते हैं, लेकिन इसका अलाइनमेंट आप चेंज कर सकते हो। अभी इस फ्लो पेन लेआउट का अलाइनमेंट टॉप लेफ्ट है, लेकिन अलाइनमेंट चेंज करने के लिए आप क्या कर सकते हो, सेट अलाइनमेंट मेथड का यूज़ कर सकते हो। तो जैसे मैं रूट डॉट सेट अलाइनमेंट लिखता हूँ, सेट अलाइनमेंट। ओके, और इसके अंदर आपको पोजीशन पास करनी है। तो हम यहाँ पोजीशन पास करते हैं POS डॉट, और यहाँ आप देख सकते हैं कई सारे ऑप्शन हैं। तो यहाँ मैं सेंटर पास कर सकता हूँ। तो जैसे ही मैं सेंटर पास करता हूँ तो और इसे रन करता हूँ तो आप देखेंगे सभी कंपोनेंट्स सेंटर में अलाइन हो जाएंगे। ओके, ये देख सकते हैं। ओके, पहले ऊपर टॉप लेफ्ट में आ रहे थे, लेकिन अभी ये सेंटर में आएंगे। ओके, ये रहे सेंटर में, और जिस ऑर्डर में आप इसे ऐड करते हैं उसी ऑर्डर में आते हैं, यानी कि लेफ्ट टू राइट। पहला जावा ऐड हुआ, दूसरा C++ ऐड हुआ। ओके, तीसरा C हैश ऐड हुआ। इस तरह से लेफ्ट टू राइट ऑर्डर में ऐड होते हैं। ओके, लेकिन अगर आप इसकी ओरिएंटेशन चेंज कर देते हो तो ये टॉप टू बॉटम ऑर्डर में ऐड होते हैं। ओके, तो जैसे अभी हमारी ये ओरिएंटेशन है वो हॉरिजॉन्टल है, लेकिन अगर आप इसकी हॉरिजॉन्टल जो ओरिएंटेशन है उसे चेंज करते हो, जैसे मैं यहाँ चेंज करता हूँ, सेट ओरिएंटेशन एक मेथड होता है, सेट ओरिएंटेशन, एंड इसके अंदर आपको ओरिएंटेशन पास करनी है। तो उसके लिए हमारे पास ओरिएंटेशन क्लास होती है, ओरिएंटेशन डॉट हॉरिजॉन्टल। अभी ओरिएंटेशन है तो हम वर्टिकल करते हैं। तो वर्टिकल करने पर आप देखोगे कि हमारे जो जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो वर्टिकल हो जाएंगे। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ अब ये वर्टिकल ही आ रहे हैं। ओके, मैं इसके क्या करता हूँ, अलाइनमेंट को यहाँ से कमेंट आउट कर दिया मैंने। तो अभी आप देखेंगे कि जितने भी हमने कंपोनेंट ऐड करे हैं वो वर्टिकल आ रहे हैं। ओके, तो पहले जावा ऐड हुआ, देन C++, और जो इस काला नेक्स्ट रो में मूव हुआ था वो बटन हमारा नेक्स्ट कॉलम में मूव हो गया। ओके, तो जितने ये हमारे हाइट में आ रहे हैं उतने आएंगे, जो बटन एक्स्ट्रा हो जाएंगे वो हमारे नेक्स्ट कॉलम में आ जाएंगे।
ओके। जब हमारे हॉरिजॉन्टल होती है ओरिएंटेशन तो नेक्स्ट रो में असाइन होते हैं, लेकिन जब वर्टिकल ओरिएंटेशन होती है तो नेक्स्ट कॉलम में असाइन हो जाते हैं। ओके, तो इस तरह से ये फ्लो लेआउट वर्क करता है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और फ्लो पेन का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ गया हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना, और कमेंट में लिख देना कि मुझे ये वीडियो पसंद आया और मैं इस तरह के और भी वीडियोस देखना चाहता हूँ। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर लो, ताकि किसी भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो पाए और आप उस वीडियो को देख पाएँ। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो। तो चलिए फ्रेंड्स, फ्लो पेन को पढ़ने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं टाइल पेन लेआउट के बारे में। So friends, tile pane is a layout container which is so similar to flow pane. That means like flow pane, it also arranges the child components on a row and automatically pushes the children down to the next line if the current row is filled up. Okay, मतलब टाइल पेन भी फ्लो पेन के जैसा ही है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि टाइल पेन भी अपने अंदर के कंपोनेंट्स को एक रो के अंदर अरेंज करता है। ओके, एंड अगर हॉरिजॉन्टल स्पेस कम रहता है और एक लाइन में नहीं आ पाते हैं तो वो बचे हुए कंपोनेंट्स को नेक्स्ट लाइन में मूव कर देता है। ओके, हाउएवर इट डिफर्स फ्रॉम फ्लो पेन बिकॉज द चिल्ड्रन लाई ऑन द सेम साइज सेल। ओके, मतलब फ्लो पेन और टाइल पेन के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि फ्लो पेन के अंदर जो हम कंपोनेंट्स को ऐड करते हैं वो अलग अलग साइज के सेल के अंदर हो सकते हैं, लेकिन टाइल पेन के अंदर जो होते हैं ये उन सभी का सेल साइज सेम होता है। ओके, आप यहाँ देख सकते हैं। अगर मैं फ्लो पेन को दिखाऊं तो आप यहाँ देख सकते हैं जब हमने ये कंपोनेंट्स फ्लो पेन के अंदर ऐड किए तो कुछ इस तरह से आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही मैंने टाइल पेन के अंदर ये कंपोनेंट ऐड किए तो आप यहाँ देख सकते हैं सभी जो बटन्स हैं वो सेम स्पेस ऑक्यूपाई किए हुए हैं। ओके, अगर मैं आपको इसका सेल भी ड्रॉ करके दिखाऊं तो आप यहाँ देख सकते हैं फ्लो पेन, टॉप में फ्लो पेन मैंने एक लिया है और नीचे आप देख सकते हैं टाइल पेन, और दोनों के मैंने सेल्स को आपके लिए ड्रॉ कर दिया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं फ्लो पेन के अंदर जो सेल्स हैं वो अलग अलग साइज के हैं, क्योंकि अलग अलग बटन का साइज अलग अलग है, तो उसी के अकॉर्डिंग इनका सेल भी साइज अलग अलग हो जाता है। ओके, लेकिन टाइल पेन के अंदर क्या होता है, टाइल पेन के अंदर सभी जो सेल होते हैं उनका साइज सेम होता है। ओके, ये इन दोनों के अंदर डिफरेंस होता है। ओके, तो चलिए इन एक्लिप्स के अंदर चलते हैं और इसे अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ मैं सबसे पहले तो कुछ बटन ले लेता हूँ। सो बटन B1 इक्वल टू न्यू बटन, और यहाँ लिखेंगे बटन 1। ओके, अभी मैं क्या करूँ, सबसे पहले तो इसे इंपोर्ट करेंगे। ओके, और मैं कुछ 7 बटन ले लेता हूँ, और बटन्स को बनाने के बाद अब हमें टाइल पेन का ऑब्जेक्ट बनाना। ओके, टाइल पेन रूट ले लेंगे इक्वल टू न्यू टाइल पेन। ओके, एंड इसे इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट हो गया। अब क्या करते हैं, इस रूट के अंदर इन सभी बटन्स को ऐड करेंगे। तो उसके लिए मैं लिखूँगा रूट डॉट गेट चिल्ड्रन। ओके, डॉट ऐड ऑल मेथड से इन सभी को ऐड कर देंगे। ओके, उसके लिए हम लिखेंगे B1 B2 B3 B4 B5 B6 एंड B7। ओके, एक साथ इसमें पास कर दिए तो ये ऐड हो जाएंगे। तो चलिए अभी हम क्या करेंगे, एक सीन लेंगे, सीन का ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। सीन इक्वल टू न्यू सीन, और इसमें हम रूट को पास कर देंगे एंड 400 एंड 300। ओके, ये मैंने इसकी विड्थ और हाइट दे दी। इसे भी हम इंपोर्ट करेंगे, और अभी हम क्या करेंगे, स्टेज में इसे सेट कर देंगे। सेट सीन, सीन स्टेज डॉट सेट टाइटल, टाइल पेन एग्जाम्पल। ओके, स्टेज डॉट शो। चलिए, तो अभी हमारा प्रोग्राम बन चुका है। अभी हम क्या करेंगे, इसे रन करेंगे। तो रन करने के लिए मैं रन पर क्लिक करता हूँ और ओके पर क्लिक करता हूँ, तो आप देखोगे ये कुछ इस तरह का आउटपुट यहाँ हमारे पास आ जाएगा। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हैं अभी ये टाइल पेन में हमने ये कंपोनेंट्स को ऐड किए हैं और ये काफ़ी हद तक अभी फ्लो पेन के जैसा ही है। ओके, अभी आप यहाँ देख सकते हैं मैंने क्या किया, इसको इसमें ऐड किए, तो ये जैसे फ्लो पेन में ऐड होते हैं लेफ्ट टू राइट, उसी तरह से इसमें ऐड हो रहे हैं। ओके, और मैं इसका साइज़ को कम करता हूँ तो ये नेक्स्ट लाइन में मूव हो रहे हैं। ओके, अभी तक ये फ्लो पेन के जैसा ही है, लेकिन जैसे ही मैं इन में से किसी भी एक बटन का साइज़ को चेंज करता हूँ, तो इसकी आप यहाँ देख सकते हैं मैं क्या करता हूँ, यहाँ B2 का साइज चेंज करता हूँ। उसके लिए मैं लिखूँगा B2 डॉट सेट प्रेफर साइज। ओके, प्रेफ साइज, एंड इसके अंदर हम पास कर देंगे 80, 60। ओके,
और अभी आप देखोगे कि सिर्फ मैंने अभी B2 का साइज चेंज किया, ओके। तो उससे क्या होगा कि हर एक कंपोनेंट का जो सेल साइज है वो चेंज हो जाएगा। अभी आप यहाँ देख सकते हैं मैंने केवल B2 का साइज चेंज किया था, लेकिन अभी इस B2 का साइज चेंज करने से सभी का जो सेल साइज है वो चेंज हो गया है, ओके। तो अभी आप देख सकते हैं सभी जो बटन्स हैं वो सेम स्पेस ले रहे हैं, ओके, आप यहाँ देख सकते हैं। और इसको अगर आपको अभी प्रॉपरली नहीं दिख रहा होगा तो मैं क्या करूँगा, इनका मैक्सिमम साइज सेट कर दूंगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ लिखूँगा b1 डॉट सेट मैक्स साइज, ओके, एंड डबल डॉट मैक्स वैल्यू। इसी तरह से डबल डॉट मैक्स वैल्यू, ओके। इसी तरह से मैं सारे जो बटन हैं उनके मैक्सिमम साइज सेट कर दूंगा, ओके। सो B1 B2 B3 B4 B5 B6 एंड B7, ओके। तो अभी आप देख सकते हैं, अभी अगर मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ, ओके, जो मैंने साइज़ को सेट किया है उसे कमेंट आउट कर दिया है। तो अभी आप देख सकते हैं अभी ये नॉर्मल ही है, ओके। मैक्सिमम साइज सेट करने के बाद भी अभी नॉर्मल ही है, लेकिन जैसे ही हम इसमें से किसी भी बटन का जो साइज़ है चेंज करते हैं, जैसे मैंने B2 का साइज़ दे दिया, ओके। तो अभी आप देखोगे कि हर एक सिर्फ B2 का साइज़ चेंज करने से हर एक कंपोनेंट का सेल साइज चेंज हो जाएगा, ओके। आप यहाँ देख सकते हैं सभी कंपोनेंट्स सेम स्पेस ले रहे हैं, ओके। सभी बटन सेम स्पेस ले रहे हैं। इसके अलावा आप इसकी ओरिएंटेशन भी सेट कर सकते हैं, जैसे कि अभी ये लेफ़्ट टू राइट है, ओके। मतलब हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन है इसकी, तो लेफ़्ट टू राइट ये ऐड होते हैं। अगर मैं इसकी ओरिएंटेशन वर्टिकल कर देता हूँ तो ये टॉप टू बॉटम ऐड होंगे, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ इनकी जो ओरिएंटेशन है वो सेट कर दूँगा, ओके। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ रूट का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हम रूट के साथ इसके कॉल करेंगे मेथड को, रूट डॉट सेट ओरिएंटेशन, ओके। सेट ओरिएंटेशन एक मेथड है और इसके अंदर हम ओरिएंटेशन पास कर देंगे, ओरिएंटेशन डॉट वर्टिकल, ओके। क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट तो हॉरिजॉन्टल होती है, लेकिन अभी हम वर्टिकल करना चाहते हैं। तो जैसे ही आप इसे रन करोगे तो आप देखोगे कि हमारी जो टाइल पिन की जो ओरिएंटेशन है वो वर्टिकल हो जाएगी, ओके। तो अभी आप देख सकते हैं बटन 1 पहले ऐड हुआ, ओके, उसके नीचे बटन 2 ऐड हुआ, ओके। इस तरह से एक कॉलम में ऐड हुए और जो एक्स्ट्रा कंपोनेंट है वो नेक्स्ट कॉलम में मूव हो गए, ओके। तो इस तरह से हम इसकी ओरिएंटेशन भी सेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जैसे मैं इसकी ओरिएंटेशन तो मैंने आपको बता दी, तो ओरिएंटेशन को मैं यहाँ से क्लियर करता हूँ, ओके। इसके अलावा अगर मैं इसमें से किसी एक बटन का मैक्सिमम साइज़ ना दूँ, ओके, जैसे कि मैं क्या करता हूँ B4 को मैक्सिमम साइज़ ना देता हूँ, ओके, नहीं देता। तो अभी आप देख सकते हैं जैसे मैंने इस बटन 4 का मैक्सिमम साइज सेट नहीं किया तो क्या हुआ कि ये स्पेस तो बराबर ही ले रहा है, सेम स्पेस ले रहा है बाकी सेल्स की तरह, लेकिन क्या हुआ इसमें जो कंटेंट है यानी कि इसका जो बटन है वो इस सेल के अपने सेल के अंदर सेंटर में अलाइन हुआ, ओके। लेकिन अगर इसका आप सेल के अंदर अलाइनमेंट चेंज करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो। तो उसे करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे B4, यानी कि सबसे पहले तो टाइल पेन के अंदर एक स्टैटिक मेथड है टाइल पेन डॉट सेट अलाइनमेंट, ओके। एंड इसके अंदर दो पैरामीटर पास करने होते हैं। तो सबसे पहला पैरामीटर कौन सा आपको नोड अलाइन करना है, ओके। तो मुझे B4 को अलाइन करना है, तो B4 एंड नेक्स्ट इसकी पोजीशन आपको क्या अलाइन करना है, ओके, कौन सा अलाइनमेंट देना है। तो मैं क्या करता हूँ, अभी बाय डिफ़ॉल्ट ये सेंटर में है, तो मैं क्या करना चाहता हूँ कि टॉप लेफ्ट में हो जाए, ओके। तो टॉप लेफ्ट में इसमें देना चाहता हूँ, टॉप लेफ्ट, ओके। तो अभी आप इसे रन करते हो तो आप देखोगे कि वो पहले सेंटर में अलाइन था, लेकिन अभी आप देख सकते हैं अपने ये सेल के अंदर टॉप लेफ्ट में अलाइन हो गया, ओके। और ये तो था सेल अलाइनमेंट, सेल के अंदर आप कैसे अलाइनमेंट दे सकते हो। लेकिन अभी आप देख सकते हो अगर मैं इसको मैक्सिमम करूं तो आप यहाँ देख सकते हो ये टॉप लेफ्ट में ये पूरे टाइल पिन के अंदर टाइल पिन लेआउट के अंदर भी एक अलाइनमेंट होता है। तो अभी आप देख सकते हैं ये जितना भी मेरे बटन्स हैं ये टाइल पिन के अंदर टॉप लेफ्ट में अलाइन है, ओके। लेकिन अगर आप इस टाइल पिन का अलाइनमेंट सेट करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। उसके लिए मैं क्या करूँ, जैसे अभी ये टॉप लेफ्ट में अलाइन है, मैं क्या चाहता हूँ कि ये राइट में या बॉटम में अलाइन हो जाए, ओके। जब हम सेल का अलाइनमेंट देंगे तो यहाँ टाइल पिन क्लास का यूज़ करेंगे, ओके, इसका स्टैटिक मेथड का यूज़ करेंगे। लेकिन जब हम लेआउट टाइल पिन लेआउट का अलाइनमेंट देंगे तो हम रूट ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, ओके। यहाँ अलाइनमेंट सेट अलाइनमेंट एक मेथड है, सेट अलाइनमेंट, ओके। एंड यहाँ आप पास करोगे
जैसे मैं सेंटर में करना चाहता हूँ तो मैं सेंटर पास कर दूँगा। ओके, सो पॉज डॉट सेंटर। ओके, तो अगर मैं अभी आपको रन करके दिखाऊं तो आप देखोगे कि ये सेंटर में अलाइन हो जाएंगे। ओके, तो अगर मैं इसको मैक्सिमाइज करूं तो आप यहाँ देख सकते हैं, पहले यहाँ टॉप लेफ्ट में था, अब ये सेंटर में हो गया। ओके, इसके अलावा आप जैसा चाहें वैसा भी अलाइनमेंट दे सकते हैं, राइट में दे सकते हैं या बॉटम लेफ्ट में दे सकते हैं। ओके, वो मैं आप पर छोड़ता हूँ। चलिए, अलाइनमेंट भी हमने सीख लिया। अभी मैं क्या करता हूँ, इस अलाइनमेंट को कमेंट आउट कर देता हूँ। ओके, इसे कमेंट आउट कर देता हूँ, यहाँ से भी कमेंट आउट कर देता हूँ। ओके, और इसे मैं थोड़ा सेट कर लेता हूँ। उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस टाइल पिन को ऊपर ले आऊँगा। ओके, और इस तरह से कर दूंगा। ओके, इससे क्या होगा कि जो हमारा अलाइनमेंट है और ओरिएंटेशन है वो एक जगह आ गई। ओके, कमेंट हमारे एक जगह आ गए। तो और ये जो मैंने B4 को कमेंट आउट किया था, ओके, यहाँ मैक्सिमम साइज़ को, अभी मैं इसे दोबारा से सेट कर देता हूँ। ओके, तो अभी मैं आपको इसे रन करके दिखाऊंगा तो आप देखोगे कि कुछ इस तरह का लेआउट हमारे पास आ जाएगा। ओके, तो चलिए अभी देखते हैं कि अगर हमें इसके अंदर कुछ मार्जिन सेट करना हो तो कैसे करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ B3 पे कुछ मार्जिन सेट करना चाहता हूँ। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ B3 पर लिखेंगे, सबसे पहले मैं लिखूँगा टाइल पेन डॉट सेट मार्जिन। ओके, सेट मार्जिन, एंड इसके अंदर आपको दो चीज़ें पास करनी होंगी। तो हम पास करते हैं सबसे पहला जो कौन सा कंपोनेंट पे आपको मार्जिन सेट करना है वो। ओके, एंड एक इंसेट्स का ऑब्जेक्ट। ओके, सो न्यू इंसेट्स, और इसके अंदर आपको 4 वैल्यूज़ पास करनी होंगी, या आप एक वैल्यू पास करोगे तो ये वही वैल्यू चारों के लिए सेट कर देगा। ओके, चारों साइड्स के लिए। तो अभी मैंने इस B3 पर मार्जिन सेट कर दिया। अगर मैं इसको रन करके दिखाऊं तो आप देखोगे कि B3 पर थोड़ा मार्जिन आ जाएगा। ओके, और हुआ क्या कि B3 पर मार्जिन आ गया, और जो मार्जिन है वो मार्जिन इसके स्पेस के साथ ऐड हो गया। ओके, तो उससे क्या होगा, बाकी इसका जो सेल साइज़ है वो इंक्रीज हो गया। ओके, और एक सेल का साइज़ इंक्रीज हो गया तो सभी सेल्स का साइज़ इंक्रीज हो गया, क्योंकि ये सभी सेल्स का साइज़ सेम होता है। ओके, तो अभी यहाँ देख सकते हैं आपके इसके बटन के चारों तरफ एक थोड़ा 10 पिक्सल का मार्जिन आ गया। ओके, चलिए, ये तो इसके चारों तरफ मार्जिन आ गया। इसके अलावा अगर आपको इसके हॉरिजॉन्टल गैप और वर्टिकल गैप सेट करना है तो वो भी आप कर सकते हो, जैसे आपने फ्लो पेन के अंदर किया था। तो उसके लिए हम लिखेंगे रूट डॉट सेट एच गैप। ओके, एंड 10 पिक्सल मैं यहाँ पास करूँगा। उसी तरह से यहाँ मैं 20 पिक्सल पास करूँगा। ओके, वी गैप को। ओके, तो अभी मैं आपको रन करके दिखाऊँगा तो आप देखोगे कि सभी कम बटन्स के बीच हॉरिजॉन्टल गैप 10 पिक्सल का आ गया है। ओके, और इस बटन 3 के चारों तरफ मार्जिन भी है, तो इसके पास आपको थोड़ा ज़्यादा गैप दिखेगा। ओके, लेकिन सेल्स के बीच हॉरिजॉन्टल गैप 10 पिक्सल है। ओके, और वर्टिकल गैप 20 पिक्सल है। ओके, इस तरह से। इसके अलावा ये वर्टिकल गैप हॉरिजॉन्टल गैप तो हो गया। ओके, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं अभी भी ये चारों तरफ ये टाइल पेन के साइड से चिपका हुआ। ओके, साइड्स के बीच थोड़ा गैप नहीं है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ टाइल पेन की पैडिंग सेट करेंगे। तो उससे पैडिंग सेट करने से क्या होगा कि इन टाइल पेन के चारों तरफ थोड़ा गैप आ जाएगा। ओके, थोड़ा पैडिंग आ जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे रूट डॉट सेट पैडिंग। ओके, और पैडिंग में हमें न्यू इंसेट्स पास करना होगा। ओके, एंड इसमें मैं जैसे 20 पिक्सल आपको दे देता हूँ, है ना, 20 पिक्सल की पैडिंग मैंने सेट कर दी। तो अभी आप देखोगे कि चारों तरफ एक 20 पिक्सल की पैडिंग भी आ गई। ओके, आप यहाँ देख सकते हैं चारों तरफ यहाँ पैडिंग आ गई है। तो चलिए, इस वीडियो में हमने टाइल पेन लेआउट के बारे में सीखा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के प्रोग्रामिंग से रिलेटेड नए नए वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहता हूँ, और वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जावाफेक्स ट्यूटोरियल, एंड आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एचबॉक्स लेआउट के बारे में। सो फ्रेंड्स, एचबॉक्स इज द लेआउट कंटेनर दैट इज यूज्ड टू अरेंज द चाइल्ड कंपोनेंट्स इनटू अ सिंगल रो। ओके, मतलब अगर आपको चाइल्ड कंपोनेंट्स को एक सिंगल रो के अंदर अरेंज करना है तो आप एचबॉक्स लेआउट का यूज़ कर सकते हो। ओके, तो फ्लो पेन के अंदर भी हमारे कंपोनेंट्स एक रो के अंदर अरेंज होते थे, लेकिन होता था क्या था कि जब हम फ्रेम की विड्थ को कम करते थे तो वो कंपोनेंट्स मल्टीपल रो के अंदर अरेंज हो जाते थे। ओके, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। एचबॉक्स के अंदर हमारे सारे कंपोनेंट्स
कंपोनेंट्स एक सिंगल रो के अंदर ही अरेंज होंगे, और जब हम अगर विड्थ फ्रेम की विड्थ को कम भी करने लगे तो उसी के साथ सभी कंपोनेंट्स की विड्थ भी कम हो जाएगी। ओके, लेकिन सभी कंपोनेंट्स एक सिंगल रो के अंदर ही अरेंज रहेंगे। ओके, और आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं एच बॉक्स का एग्जांपल मैंने दिया हुआ है। तो एच बॉक्स को दरअसल हॉरिजॉन्टल बॉक्स कहते हैं। हॉरिजॉन्टल बॉक्स यानी कि ये एक हॉरिजॉन्टल बॉक्स है जिसके अंदर हमारे सारे कंपोनेंट्स अरेंज है। ओके, तो चलिए एक्लिप्स के अंदर चलते हैं और इसका एक प्रोग्राम बना के देखेंगे। यहाँ सबसे पहले मैं यहाँ 5 बटन बना लेता हूँ, और इसके साथ ही एक एच बॉक्स लेआउट का एच बॉक्स का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सो उसके लिए लिखूंगा एच बॉक्स रूट इक्वल टू न्यू एच बॉक्स। ओके, एंड इसको इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट कर लिया। ओके, अभी इस एच बॉक्स के अंदर यानी कि रूट के अंदर अभी सारे कंपोनेंट्स को ऐड कर देंगे। तो उसके लिए हम लिखेंगे गेट चिल्ड्रन एंड ऐड ऑल मेथड से इन सभी को ऐड कर देंगे। ओके, तो अभी मैं क्या करूँगा, इस रूट के लिए एक सीन को लूँगा और सीन को स्टेज में ऐड कर दूँगा। ओके, इसी के साथ ही मैं सीन की कुछ हाइट और विड्थ प्रोवाइड कर देता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ इससे देता हूँ 400 विड्थ एंड 200 हाइट। ओके, चलिए, तो अभी हमारा ये प्रोग्राम बन चुका है। अभी मैं इसे रन करता हूँ, तो रन पर क्लिक करते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं इस तरह से का ये लेआउट आ जाएगा। ओके, तो अभी आप सोच रहे होंगे कि इसकी जो हाइट है वो केवल इतनी है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस जो एच बॉक्स के अंदर ये बटन है इसकी जो हाइट है वो तो जो बटन की हाइट है वही है, लेकिन इसका जो सेल है जिसके अंदर ये अभी अरेंज है वो उसकी हाइट, उस सेल की हाइट यहाँ पूरे फ्रेम की जितनी हाइट है उतनी है। ओके, तो अगर मैं आपको बताऊं तो इसके सेल की हाइट यहाँ टॉप से लेके यहाँ बॉटम तक है। ओके, तो अगर मैं इसको आपको प्रॉपरली दिखाऊं तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इन बटन्स का मैक्सिमम साइज़ भी दे दूँगा। तो चलिए मैक्सिमम साइज़ देता हूँ मैं b1 डॉट सेट मैक्सिमम साइज़। ओके, इसके अंदर हम पास करेंगे डबल डॉट मैक्स वैल्यू, इसी तरह से मैक्स वैल्यू। ओके, और इसी तरह से मैं सभी बटन्स की मैक्स हाइट दे दूँगा, मैक्स साइज। ओके, ओके, तो अभी अगर मैं इसे रन करूँगा तो आप देखोगे कि जो हमारे बटन्स हैं वो फुल हाइट में जाएंगे। ओके, आप यहाँ देख सकते हैं, तो सभी बटन्स का जो हाइट है वो टोटल पूरे फ्रेम की हाइट हो गई। ओके, तो अभी आप देख सकते हैं ये एक सिंगल रो के अंदर अरेंज हैं। ओके, तो इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ लेफ्ट यहाँ राइट साइड में कुछ स्पेस है, लेकिन अगर आप चाहें तो इस स्पेस को इनमें से किसी बटन के द्वारा ऑक्यूपाई करवा सकते हैं। ओके, तो अगर आप चाहें कि ये जो यहाँ राइट साइड में जो स्पेस है ये इस स्पेस को इसमें से कोई एक बटन ऑक्यूपाई कर ले। ओके, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें सेट कर सकते हैं, एक एच ग्रो प्रॉपर्टी होती है, तो उसे हम सेट करेंगे। तो उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ रूट डॉट सेट एच ग्रो। ओके, एच ग्रो, और इसके अंदर आपको दो चीज़ पास करनी होती है। तो नोड मतलब कौन सा बटन या कौन सी नोड आपको एच ग्रो सेट करनी है, तो मुझे यहाँ B5 पर सेट करना है, और प्रायोरिटी। ओके, तो प्रायोरिटी पे मैं यहाँ लिख दूँगा प्रायोरिटी डॉट ऑलवेज। ओके, तो उससे क्या होगा कि ये जो हमारा स्पेस था राइट साइड में वो B5 बटन ऑक्यूपाई कर लेगा। ओके, आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ इस B5 बटन ने इसे स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया। ओके, तो इसका साइज़ भी इंक्रीज़ हो गया। ओके, इसके अलावा अगर आप इन बटन्स के बीच स्पेसिंग रखना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ मैं स्पेसिंग के लिए मैं लिखूँगा रूट डॉट सेट, सबसे पहले तो मैं यहाँ लिखूँगा रूट डॉट सेट स्पेसिंग। ओके, सेट स्पेसिंग, और इसके अंदर आपको कुछ वैल्यू पास करनी होगी। ओके, तो डबल टाइप की, तो मैंने यहाँ 10 पास कर दिया, तो 10 पिक्सल की मैं स्पेसिंग रखना चाहूँगा सेल्स के बीच। ओके, तो अभी आप ये यहाँ देख सकते हैं 10 पिक्सल की सभी बटन्स के बीच स्पेसिंग आ गई। ओके, इसके अलावा अगर आपको इसके चारों तरफ पैडिंग रखनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ मैं रूट डॉट सेट पैडिंग करूँगा। ओके, एंड 10 पिक्सल की पैडिंग, तो चारों तरफ इसके पैडिंग आ जाएगी। ओके, न्यू इंसेट्स 10। ओके, इसे इंपोर्ट कर लेंगे और रन करेंगे
तो आप देखोगे ये एच बॉक्स के चारों तरफ एक 10 पिक्सल की पैडिंग भी आ जाएगी। ओके, इस तरह की। तो चलिए दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वेलकम टू जावा एफएक्स ट्यूटोरियल एंड आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं वी बॉक्स लेआउट के बारे में। सो फ्रेंड्स, वी बॉक्स इज अ लेआउट कंटेनर दैट इज यूज्ड टू अरेंज द चाइल्ड कंपोनेंट्स इनटू अ सिंगल कॉलम। ओके, वी बॉक्स मींस वर्टिकल बॉक्स। ओके, तो वर्टिकल बॉक्स यानी कि वी बॉक्स भी एक ऐसा लेआउट होता है जो कि हमारे चाइल्ड कंपोनेंट्स को एक सिंगल कॉलम के अंदर अरेंज करने के लिए यूज होता है। ओके, तो अगर आपको अपने चाइल्ड कंपोनेंट्स को एक सिंगल कॉलम के अंदर अरेंज करना है तो आप वी बॉक्स लेआउट का यूज कर सकते हो। ओके, तो आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हो, ये वी बॉक्स का एक एग्जांपल है। ओके, और यहाँ आप देख सकते हो सभी बटन्स एक सिंगल कॉलम यानी एक ही कॉलम के अंदर अरेंज हैं। ओके, तो चलिए एक्लिप्स के अंदर चलते हैं और इसका एक प्रोग्राम बनाएंगे। चलिए सबसे पहले मैं कुछ बटन बना लेता हूं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पिछले वीडियो में हमने यहाँ एच बॉक्स लेआउट का एग्जांपल देखा था, तो मैं यहीं से थोड़ा कोड यहाँ से दोबारा से यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ मैंने बटन का कोड ले लिया है। ओके, और कॉपी किया और वी बॉक्स के अंदर गया और पेस्ट कर दिया। ओके, इस तरह से। तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ एक एच बॉक्स यानी कि वी बॉक्स का एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे। ओके, तो उसके लिए हम लिखेंगे वी बॉक्स रूट इक्वल टू न्यू वी बॉक्स। ओके, एंड इसी के साथ ही मैं एक इन सभी बटन्स को इसके अंदर ऐड कर दूंगा। सो रूट डॉट गेट चिल्ड्रन डॉट एड ऑल। ओके, एंड इस रूट को हम एक सीन के अंदर ऐड करेंगे। सीन इक्वल टू न्यू सीन रूट। इसकी जो विड्थ दूंगा मैं 200 दे देता हूँ एंड हाइट को मैं 300 दे देता हूँ। ओके, एंड इसी तरह से इसे हम स्टेज के अंदर सेट कर देंगे। सीन को सीन स्टेज डॉट सेट टाइटल वी बॉक्स एग्जाम्पल। स्टेज डॉट शो। ओके, चलिए तो अभी मैं इसे रन करता हूं तो आप देखेंगे कि ये हमारे सभी जो बटन हैं वो एक सिंगल कॉलम में अरेंज हो जाएंगे। ओके, आप यहाँ देख सकते हैं सिंगल कॉलम में अरेंज हो गए। इसके अलावा जैसे हमने एच बॉक्स यानी कि हॉरिजॉन्टल बॉक्स के अंदर एच ग्रो का यूज़ किया था। ओके, तो यहाँ भी आप इस स्पेस को यूज़ करने के लिए वी ग्रो इसमें मेथड होता है, सेट वी ग्रो, उसका यूज़ कर सकते हो। ओके, तो मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो यहाँ मेरे पास यहाँ स्पेस है बॉटम में, मैं चाहता हूँ कि ये B4 बटन इसे ऑक्यूपाई कर ले। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, B4 को वी ग्रो सेट करेंगे। ओके, तो उसके लिए हम यहाँ लिखेंगे रूट डॉट सेट वी ग्रो। ओके, एंड यहाँ B4 में मैं इसे सेट करूँगा और प्रायोरिटी ऑलवेज दे देंगे। ओके, प्रायोरिटी ऑलवेज। ओके, तो अभी अगर मैं इसे रन करूँगा तो आप देखोगे कि वो जो स्पेस था नीचे की साइड वो ये B4 बटन ले लेगा। ओके, आप यहाँ देख सकते हैं B4 का साइज़ इंक्रीज़ हो गया। ओके, इसके अलावा अगर आप इसमें स्पेसिंग रखना चाहें तो वो भी आप रख सकते हैं। उससे क्या होगा, इन सभी बटन्स के बीच स्पेस आ जाएगा। ओके, तो उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ रूट डॉट सेट स्पेसिंग, यहाँ 10 पिक्सल की स्पेसिंग। तो आप यहाँ देख सकते हैं सभी बटन्स के बीच स्पेस आ गई 10 पिक्सल। ओके, तो इसी तरह से आप इस वी बॉक्स के चारों तरफ पैडिंग भी रख सकते हैं जैसे हमने एच बॉक्स के साथ किया था। सो रूट डॉट सेट पैडिंग, न्यू इंसेट्स एंड 10 पिक्सल की पैडिंग। ओके, तो आप देख सकते हैं चारों तरफ 10 पिक्सल की पैडिंग भी आ गई। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो में हमने वी बॉक्स लेआउट के बारे में जाना। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जावा एफएक्स ट्यूटोरियल एंड आज के स्टूडियो हम सीखने वाले हैं ग्रिड पेन लेआउट के बारे में।
तो आगे बढ़ने से पहले जस्ट आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हो और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर सकते हो, और नहीं पसंद आता तो डिसलाइक भी कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, ग्रिड पेन इज अ लेआउट कंटेनर विच लेज आउट इट्स चाइल्ड कंपोनेंट इन अ ग्रिड। ओके, मतलब ग्रिड पेन एक दरअसल लेआउट कंटेनर होता है जो कि अपने चाइल्ड कंपोनेंट्स को एक ग्रिड की फॉर्म में अरेंज करता है। ओके, और ग्रिड दरअसल हम हिंदी में जाली को कहते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, इसे आप एक जालीदार पेन भी बोल सकते हो। ओके, तो आप यहाँ राइट साइड में देख सकते हो, ये इस तरह का ग्रिड पेन होता है। तो इसमें कई सारे रोज़ होते हैं, कई सारे कॉलम्स होते हैं, और जब रोज़ और कॉलम्स आपस में मिलते हैं तो कई सारे सेल्स बनते हैं। ओके, एंड द साइज ऑफ द सेल्स इन द ग्रिड डिपेंड्स ऑन द कंपोनेंट्स डिस्प्लेड इन दी ग्रिड पेन। ओके, तो जो सेल का साइज होता है वो ग्रिड पेन के अंदर जो हम कंपोनेंट को ऐड करते हैं उस कंपोनेंट पे डिपेंड करता है। ओके, बट देयर आर सम रूल्स, लेकिन इन सेल के साइज के कुछ रूल हैं। वो रूल क्या क्या हैं वो देख लेते हैं एक बार। ऑल सेल्स इन द सेम रो विल हैव द सेम हाइट। ओके, मतलब एक रो के अंदर जितनी भी हमारी सेल्स होंगी उन सभी सेल्स की हाइट सेम होनी चाहिए। ओके, उसी तरह से ऑल सेल्स इन द सेम कॉलम विल हैव द सेम विड्थ। ओके, मतलब एक ही कॉलम के अंदर जितनी भी हमारी सेल्स होंगी उन सभी सेल्स की विड्थ सेम रहेगी। ओके, मतलब एक रो के अंदर हाइट सेम रहेगी सेम रो के अंदर, एंड सेम रो कॉलम के अंदर विड्थ सेम रहेगी सेल्स की। बट डिफरेंट रोज कैन हैव डिफरेंट हाइट, सिमिलरली डिफरेंट कॉलम्स कैन हैव डिफरेंट विड्थ। ओके, मतलब डिफरेंट रो की अलग अलग हाइट हो सकती है, उसी तरह से डिफरेंट कॉलम की अलग अलग हाइट हो सकती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। So friends, grid pane is different from tile pane because grid pane allows different size of cells, whereas tile pane makes all tiles the same size. Okay, तो टाइल पेन में हमने देखा था कि जो हमारे टाइल पेन की सेल्स होती हैं वो सभी सेल्स का साइज सेम होता है, लेकिन ग्रिड पेन के अंदर ऐसा नहीं है। ग्रिड पेन के अंदर हम अलग अलग साइज की सेल क्रिएट कर सकते हैं। ओके, अभी हमने जस्ट देखा था ये। एंड द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ ग्रिड पेन डिपेंड्स ऑन द कंपोनेंट्स एडिड टू इट। ओके, मतलब ग्रिड पेन के अंदर कितने रोज होने वाले हैं, कितने कॉलम्स होंगे उसमें, ये उसमें ऐड किए हुए कंपोनेंट्स के ऊपर निर्भर करता है। क्यों? क्योंकि जब हम कंपोनेंट को ग्रिड पेन के अंदर ऐड करते हैं तो हम उसमें ये भी बताते हैं कि ये कंपोनेंट ग्रिड पेन के किस रो के किस कॉलम में ऐड होगा। ओके, उसमें हम रो और कॉलम का एड्रेस भी पास करते हैं। ओके, इसी के साथ अगर आपको रोज और कॉलम्स की स्पेनिंग करानी है तो वो भी हम ग्रिड पेन के अंदर करा सकते हैं, यानी कि स्पेनिंग मतलब आपको सेल्स को मर्ज कराना है। ओके, तो वो हम इसके अंदर करा सकते हैं। और ये आप यहाँ देख सकते हैं, इस मेथड के जरिए हम इसमें कंपोनेंट को ऐड करते हैं। ये एक जनरल मेथड है। इसमें बेसिकली हमें 5 पैरामीटर पास करने होते हैं। वो क्या क्या है? तो पहला पैरामीटर है नोड, यानी कि कौन सी नोड आपको ऐड करानी है। ओके, दूसरा है कॉलम इंडेक्स, मतलब किस कॉलम में आपको ऐड कराना है, किस रो के अंदर ऐड कराना है। ओके, रो का नंबर पास करेंगे। देन कितने कॉलम्स को आपको स्पेन कराना है, कितने रोज को आपको स्पेन कराना है। ओके, तो इस तरह से हम पास करेंगे तो ये ग्रिड पेन के अंदर ऐड हो जाएगा कंपोनेंट। ओके, तो चलिए एक एक्लिप्स में बनते हैं, एक प्रोग्राम बना के इसे अच्छे से समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ कुछ बटन्स ले लेता हूँ, और बटन्स को लेने के बाद सबसे पहले मैं कुछ एक ग्रिड पेन को और जो ऑब्जेक्ट है उसे बना लेता हूँ। तो उसके लिए मैं लिखूँगा ग्रिड पेन इक्वल टू न्यू ग्रिड पेन। ओके, एंड ग्रिड पेन के अंदर इन सभी कंपोनेंट्स को ऐड कर देंगे, और ऐड करने के लिए जो अभी हमने मेथड पढ़ा था उस मेथड का यूज़ करूँगा मैं। सो ग्रिड पेन डॉट ऐड, एंड यहाँ ये 5 जो पैरामीटर थे वो पास कर देंगे। तो पहला है चाइल्ड, यानी कि P1 में ऐड करूँगा सबसे पहले। दूसरा है कॉलम इंडेक्स, तो अभी हम पहले रो के पहले कॉलम में ही ऐड करने वाले हैं। कॉलम इंडेक्स हमारी 0 से स्टार्ट होगी तो 0। ओके, एंड इसी तरह से पहले रो के लिए भी 0, और कॉलम स्पेन अभी नहीं करा रहे, और रो स्पेन भी अभी नहीं करा रहे। ओके, तो एक एक हमने इसमें पास कर दिया। इसी तरह से मैं सभी कंपोनेंट्स को इस तरह से ऐड करूँगा। तो B2, एंड इस कॉलम इंडेक्स होगी 1, क्योंकि इसके भी पहले बटन के नेक्स्ट कॉलम में ऐड होगा, तो कॉलम इंडेक्स 1 हो गई। रो इसकी 0 ही रहेगी, पहली रो है, और 1 हो गए। इस तरह से थर्ड वाले को हमारा जो कॉलम है वो थर्ड कॉलम, यानी कि पहली रो के तीसरे कॉलम के लिए मैं 2 को पास करूँगा। ओके, एंड रो हमारी अभी 0 ही है। ओके, एंड इसी तरह से
फोर्थ जो हमारा बटन होगा वो सेकंड रो के पहले कॉलम में जाएगा। तो सेकंड रो के पहले कॉलम के लिए 0 पास किया और दूसरी रो के लिए 1 पास किया। ओके, इसी तरह से हम यहाँ 1 पास करेंगे। रो के लिए मैंने 1 पास कर दिया और कॉलम के लिए पहले 0 फिर 1 फिर 2। ओके, और ये B5 ये B6। ओके, तो इससे क्या होगा कि B1 B2 B3 तो पहली रो के अंदर ऐड होंगे। ओके, एंड B4 B5 B6 दूसरी रो के अंदर ऐड होंगे। ओके, चलिए, तो अभी हमने ये ऐड कर लिए हैं। अभी हम इसके लिए एक सीन बनाते हैं और सीन को स्टेज में ऐड कर देते हैं। ओके, तो चलिए अभी इसे रन करके देख लेते हैं। तो रन पर क्लिक करते हैं। तो आप देखो कुछ इस तरह का लेआउट हमारे पास बन के आ जाएगा। ओके, आप यहाँ देख सकते हैं जैसे मैंने पहले दूसरे और तीसरे बटन को पहली रो में ऐड किए थे उसी तरह से यहाँ ऐड हुआ है। ओके, तो चलिए ये तो था कि कॉलम्स को हम ऐड कैसे करते हैं। अब देखते हैं कि कॉलम्स को अगर रोज़ या कॉलम्स को हमें स्पेन कराना है तो वो हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, आपको इस तरह का एक लेआउट बना के दिखाऊंगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैं क्या करने वाला हूँ, B1 को रो स्पेन और कॉल स्पेन देने वाला हूँ। ओके, तो यहाँ मैंने क्या किया है, B1 को 2 कॉलम और 2 स्पेन दिया है। ओके, 2 कॉल स्पेन 2 रो स्पेन। ओके, तो उससे क्या हुआ कि B1 ने 2 रोज की जगह ले ली और 2 कॉलम्स की जगह ले ली। ओके, तो इस तरह का लेआउट हमारे पास बन के जाएगा। तो चलिए इसे हम क्रिएट करेंगे। तो कि इसे ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ जहाँ हमने B1 को ऐड किया है तो यहाँ हम 2 और 2 पास कर देंगे। ओके, तो यहाँ मैं 2 पास कर दूँगा। ओके, 2 कॉलम स्पेन एंड 2 रो स्पेन। जब अगर ऐसा करूँगा मैं तो हमारा जो B2 बटन है, B2 बटन हमारा कहाँ ऐड होगा, आप यहाँ देख सकते हैं B2 बटन हमारे पहली रो के थर्ड कॉलम में ऐड होगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ इसका कॉलम जो है वो उसे थर्ड कर देंगे। ओके, देन B3 जो होगा वो हमारा कहाँ ऐड होगा, दूसरी रो के थर्ड वाले कॉलम पे ऐड होगा। ओके, तो यहाँ भी हम ऐसा ही कर देंगे, थर्ड वाला कॉलम एंड दूसरी रो। ओके, दूसरी रो के थर्ड वाले कॉलम में। एंड जो हमारे B4 B5 B6 हैं वो हमारे अब ये थर्ड रो के अंदर आ जाएंगे। ओके, पहले ये सेकंड रो के अंदर थे, अब ये थर्ड रो के अंदर आ जाएंगे। ओके, तो यहाँ हम रो को इसे चेंज कर देंगे, रो नंबर को यहाँ हम करेंगे 2। ओके, तो अगर मैं अभी आपको इसे रन करके दिखाऊंगा तो इसे मैं कैंसिल कर देता हूँ। ओके, और अभी इसे दोबारा से रन करता हूँ तो आप देखोगे कि उसी तरह का लेआउट हमारे पास बन के जाएगा। ओके, यानी कि रो और कॉलम दोनों स्पेन हो जाएंगे। ओके, इस तरह से। और इसे अगर आपको आप इसका मैक्सिमम साइज दे दोगे तो ये इस पूरे एरिया में फैल जाएगा। ओके, इसके अलावा आप इसका अलाइनमेंट दे सकते हैं, पैडिंग दे सकते हैं, मार्जिन दे सकते हैं। ओके, और इसके अलावा एच गैप और वी गैप यानी कि हॉरिजॉन्टल स्पेस और वर्टिकल स्पेस भी इसमें दे सकते हैं। ओके, गैप अगर रखना चाहिए तो मैं आपको इन दोनों को करके दिखा देता हूँ। ग्रिड पेन डॉट सेट एच गैप। ओके, जैसे 10 पिक्सल मैंने यहाँ रख दिया, इसी तरह से वी गैप कर देते हैं। और इसे अगर मैं आपको रन करके दिखा दूँ तो आप देखोगे कि वर्टिकल गैप और हॉरिजॉन्टल गैप भी सेट हो जाएगा। ओके, इस तरह से। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक करें, क्योंकि इसी तरह की प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जावा एफएक्स ट्यूटोरियल। एंड आज के स्टूडेंट हम सीखने वाले हैं एंकर पेन के बारे में। तो फ्रेंड्स, एंकर पेन जैसे कि नाम से ही पता लगता है, एंकर्ड पेन मतलब ऐसा पेन जिसके अंदर कई सारे एंकर लगे हों। ओके, तो एंकर पेन एक ऐसा लेआउट होता है जिसके अंदर हम बटन्स को सेट करने के लिए उसके साथ एंकर लगाते हैं। ओके, तो अगर हम डेफिनेशन देखें तो आप डेफिनेशन को देख सकते हैं। मतलब एंकर पेन इज अ लेआउट कंपोनेंट that allows the edges of child nodes to be anchored to an offset from the edges of anchor pen. Okay, मतलब जो एंकर पेन की एजेस होती हैं ना, साइड्स होती हैं चारों तरफ की, एंड बटन की या कंपोनेंट की जो साइड होती हैं चारों तरफ की एज। ओके, तो बटन्स की एज और एंकर पेन की एज, दोनों एज के बीच हम एंकर्स को सेट कर सकते हैं। ओके, यानी कि कांस्टेंट को सेट कर सकते हैं। वो
कांस्टेंट क्या क्या है, हमारे पास 4 एंकर होते हैं बेसिकली, टॉप एंकर, लेफ्ट एंकर, बॉटम एंकर एंड राइट एंकर। ओके, होता क्या है, जैसे ये एंकर पेन है और ये मेरे पास ये बटन है, अगर मुझे इस बटन को एंकर पेन के अंदर सेट करना है तो मैं क्या करने वाला हूँ, इसके इसके बटन के साथ मैं 4 एंकर अप्लाई कर सकता हूँ, यानी कि टॉप एंकर अप्लाई कर सकता हूँ, लेफ्ट को कर सकता हूँ, राइट कर सकता हूँ या बॉटम कर सकता हूँ। ओके, तो अगर मुझे इसे टॉप में दिखाना है तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ टॉप एंकर को सेट कर दूंगा बटन के साथ, और उसको अगर मुझे एक फिक्स डिस्टेंस पर रखना है तो वो डिस्टेंस भी पास कर दूँ। ओके, जैसे मैं क्या करना चाहता हूँ कि बटन को मैं टॉप से 10 पिक्सल की दूरी पर रखना चाहता हूँ, तो मैं ऐसा ही एंकर उसे सेट कर दूँगा। ओके, तो हुआ क्या कि अगर मैं फ्रेम की विड्थ को फ्रेम के साइज़ को कम या ज़्यादा करूँगा तो उससे उसकी डिस्टेंस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, वो हमेशा 10 पिक्सल की दूरी पर ही रहेगा। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने लिखा है कि व्हेन यू स्पेसिफाई द कांस्टेंट टू वन ऑफ दीज 4 एंकर्स यू स्पेसिफाई द नोड एंड डिस्टेंस फ्रॉम द पेन टू द चाइल्ड इन द पिक्सल। ओके, तो जब हम इसमें एंकर सेट करते हैं तो एंकर को सेट करते वक्त हम ये बताते हैं कि कौन सा एंकर सेट करना है और कितनी दूरी पर सेट करना है। ओके, तो चलिए इसे अच्छे से समझेंगे और एक प्रोग्राम बना के समझेंगे। चलते हैं एक्लिप्स में। एक्लिप्स में मैं कुछ इस तरह का एक प्रोग्राम बनाने वाला हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक टेक्स्ट एरिया और 2 बटन ले लेता हूँ। सो टेक्स्ट एरिया इक्वल टू न्यू टेक्स्ट एरिया। ओके, एंड बटन ले लेता हूँ, तो B1 इक्वल टू न्यू बटन, ओपन, इस तरह से क्लोज। ओके, अभी इन्हें इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट, इसे भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। ओके, चलिए, तो कंपोनेंट हमारे बन चुके हैं। अभी एंकर पेन का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। एंकर पेन रूट ले लेते हैं, इक्वल टू न्यू एंकर पेन। ओके, एंड इसे भी मैं इंपोर्ट करूँगा, और रूट में जैसे हम नॉर्मली कंपोनेंट्स को ऐड करते हैं वैसे ही कर देंगे डॉट ऐड ऑल मेथड से। ओके, एंड इसमें लिखूँगा मैं टेक्स्ट एरिया कॉमा B1 कॉमा B2। ओके, एंड अभी इसे सीन में ऐड कर देंगे। ओके, सो सीन का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, न्यू सीन रूट and stage dot set scene okay, and stage dot set title anchor pane example stage dot show। ओके, इसे इनको इंपोर्ट कर लेंगे। ओके, चलिए अभी रन करते हैं इसे। तो रन पर क्लिक करूँगा, ओके पर क्लिक करूँगा, तो आप देखेंगे कुछ इस तरह का लेआउट आ जाएगा। ओके, अब ये आप देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि मैंने इसमें कोई एंकर सेट नहीं किए हैं किसी भी कंपोनेंट के ऊपर, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या हुआ है, सभी कंपोनेंट्स हमारे 0 पोजीशन पर सेट हुए हैं। ओके, टेक्स्ट एरिया आप देख सकते हैं, टेक्स्ट एरिया यहाँ 0 पर सेट हुआ है। ओके, ये आप देख सकते हैं, ये टेक्स्ट एरिया। उसके बाद ओपन बटन ऐड हुआ, देन क्लोज बटन ऐड हुआ। ओके, तो एक के ऊपर एक ये सब ऐड हो गए हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं टेक्स्ट एरिया को कुछ सारे एंकर्स सेट कर देता हूँ। ओके, तो इस पे मैं चारों एंकर्स को सेट करूँगा। तो उसके लिए मैं लिखूँगा रूट डॉट सेट टॉप एंकर। ओके, और इसमें मुझे 2 पैरामीटर पास करने होते हैं बेसिकली। तो पहला है चाइल्ड, किस चाइल्ड पर आपको एंकर को लगाना है, तो टेक्स्ट एरिया पर लगाना है मुझे, और वैल्यू यानी कि कितनी डिस्टेंस टॉप, जैसे मैं टॉप एंकर को लगा रहा हूँ तो टॉप से कितनी डिस्टेंस पर इसको आपको रखना है, तो मैं कहता हूँ 10 पिक्सल पर रखना है। तो 10 पिक्सल अगर आप ऐसे दोगे तो ये नहीं लेगा, ये इसको डबल वैल्यू में देना पड़ेगा। ओके, तो मैंने डबल वैल्यू पास की। ओके, तो इंटीजर वैल्यू है, लेता नहीं है। सो टॉप एंकर मैंने सेट कर दिया। इसी तरह से हम लेफ्ट एंकर सेट करेंगे, राइट एंकर सेट करेंगे, बॉटम एंकर सेट करेंगे। ओके, तो इसको हम लिखते हैं लेफ्ट एंकर, राइट एंकर, बॉटम एंकर। ओके, तो मैंने इस पर चारों एंकर सेट कर दिए। तो अगर मैं इसे अभी आपको रन करके दिखाऊंगा तो आप देखोगे कि 10 पिक्सल की डिस्टेंस पर हमारा टेक्स्ट एरिया सेट हो जाएगा। ओके,
और कंस्ट्रेंट सेट करने से क्या हुआ है वो अभी हम देखेंगे। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का लेआउट आ जाएगा। ओके, तो आप देख सकते हैं पहले टेक्स्ट एरिया पूरे में फैल रहा था, लेकिन अभी 10 पिक्सल की डिस्टेंस पर चारों तरफ से सेट हो गया। ओके, तो अगर मैं अभी इसका फ्रेम का साइज़ को रिसाइज करूं तो आप देखोगे कि ये मैं फ्रेम की साइज़ को कम कर रहा हूं, तभी भी टेक्स्ट एरिया जो कंस्ट्रेंट हमने दिए हैं 10 पिक्सल के, वो 10 पिक्सल की डिस्टेंस पर ही है। ओके, अगर मैं इसका साइज़ भी इंक्रीज़ कर देता हूं तभी भी ये 10 पिक्सल की डिस्टेंस पर ही है। ओके, चलिए, तो हमारा टेक्स्ट एरिया तो सेट हो गया। अभी मैं क्या करता हूँ, इस क्लोज बटन को बॉटम में लाता हूँ और यहाँ राइट में लाता हूँ। ओके, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस क्लोज बटन को एक तो बॉटम एंकर दूंगा। ओके, एंड एक राइट एंकर दूंगा। ओके, तो उससे क्या होगा कि ये बॉटम के राइट में आ जाएगा। तो इसमें 2 एंकर सेट करेंगे हम। ओके, तो मैं यहीं से इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट करता हूँ और सेट राइट एंकर, यानी कि राइट एंकर दूंगा किस पर, B2 पर, एंड एक बॉटम एंकर दूंगा B2 पर। ओके, तो बॉटम एंड राइट मैंने एंकर दे दिया B2 पर। तो उससे क्या होगा कि जो हमारा क्लोज बटन है वो बॉटम में राइट में आ जाएगा। ओके, 10 पिक्सल की डिस्टेंस पर। तो इस तरह से ये आ गया। ओके, इसी तरह से मैं ओपन बटन को क्या करता हूँ, टॉप में टॉप में राइट में देता हूँ। ओके, तो इस पर मैं टॉप और राइट एंकर सेट करूँगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहीं से इसे कॉपी करता हूँ और यहीं पेस्ट करता हूँ। ओके, तो सेट राइट एंकर और एक टॉप एंकर। ओके, ये 2 एंकर मुझे B1 पर सेट करने हैं। तो B1 पर ये दोनों एंकर सेट कर दिए, एक राइट एंकर एंड एक टॉप एंकर। तो अगर मैं इसे ऐसे रन करूँगा करके, तो आप देखोगे कि ओपन बटन टॉप के राइट में आ जाएगा। ओके, टॉप राइट में इस तरह से। ओके, अभी आप देख सकते हो ये टेक्स्ट एरिया इन दोनों बटन के नीचे आ रहा है। ओके, तो मैं क्या करूँगा, इसको थोड़े राइट से डिस्टेंस ज़्यादा कर दूँगा। ओके, तो मैं क्या करूँगा, इसको 65 पिक्सल दे दूँगा। तो टॉप यहाँ राइट एंकर जहाँ पे मैंने दिया है, यहाँ मैं क्या करूँगा 65 पिक्सल दे दूँगा। ओके, तो 65 डिस्टेंस अगर मैं इसको दूँगा तो आप देखोगे कि ये पहले से अच्छा सेट हो जाएगा। ओके, इस तरह से हो गया। ओके, तो अभी ये प्रॉपरली हमने एंकर कर दिया है, प्रॉपरली सेट कर दिया है। तो इस तरह से अगर मैं इसे इंक्रीज़ करूँगा फ्रेम को, तो आप देखोगे कि सिर्फ टेक्स्ट एरिया इंक्रीज़ होगा। ओके, टेक्स्ट एरिया की विड्थ और हाइट बढ़ रही है क्योंकि इसको मैंने चारों एंकर दिए हैं। ओके, लेकिन ओपन बटन को सिर्फ मैंने टॉप और राइट एंकर दिए हैं, तो ये उसी तरह से यहाँ सेट है। तो इसी तरह से क्लोज बटन को मैंने बॉटम और राइट दिया है, तो उसी तरह से यहाँ पे सेट हो गया है। ओके, अगर हम इसे भी इन दोनों बटन को भी टॉप मतलब बाकी सारे एंकर दे देते हैं तो ये भी टेक्स्ट एरिया की तरह फैल जाएगा, तब लेआउट इतना अच्छा वर्क नहीं करेगा। ओके, लेकिन अभी ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। ओके, तो इस वीडियो में हमने एंकर पेन के लेआउट के बारे में सीखा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। ओके, तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेबएक्स ट्यूटोरियल एंड आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं स्टैक पेन लेआउट मैनेजर के बारे में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टैक पेन इज अ लेआउट मैनेजर दैट अरेंजेस इट्स चिल्ड्रन इन अ बैक टू फ्रंट ऑर्डर टू अ स्टैक। ओके, मतलब स्टैक पेन एक ऐसा लेआउट मैनेजर होता है जो कि अपने कंपोनेंट्स को एक स्टैक के रूप में अरेंज करता है। ओके, और स्टैक की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो क्या होती हैं कि जो कंपोनेंट आप इसमें पहले अरेंज करोगे, पहले ऐड करोगे, वो सबसे नीचे ऐड होगा। ओके, और जो उसके बाद ऐड करोगे वो उसके ऊपर ऐड होगा। ओके, और इसी तरह से उसके बाद ऐड होने वाले कंपोनेंट एक दूसरे के ऊपर ऐड होते जाएंगे। ओके, और जो सबसे लास्ट वाला कंपोनेंट जो आप ऐड करोगे वो सबसे ऊपर ऐड होगा। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ कुछ रेक्टेंगल है, यानी कि ब्लू रेक्टेंगल सबसे पहले ऐड हुआ था तो वो सबसे नीचे ऐड हुआ है। ओके, देन ग्रीन रेक्टेंगल, देन येलो, ऑरेंज एंड रेड। रेड रेक्टेंगल सबसे बाद में लास्ट में ऐड हुआ है तो वो सबसे वो टॉप पे दिखाई देगा। ओके, तो इस तरह से ये स्टैक के रूप में कंपोनेंट अरेंज होते हैं। ओके, और इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी है स्टैक पेन की, वो क्या है कि बाय डिफॉल्ट जो स्टैक पेन का अलाइनमेंट होता है वो सेंटर होता है। ओके, मतलब अभी का अगर कोई भी कंपोनेंट आप इसमें ऐड करोगे तो बाय डिफॉल्ट वो सेंटर में अलाइन होगा। ओके, सेंटर में अरेंज होगा। तो चलिए इसे और अच्छे से समझेंगे। एक्लिप्स के अंदर चलते हैं और इसका एक कोड करके देखते हैं। ओके, तो लेट्स गो टू दी एक्लिप्स। ओके,
तो चलिए एक्लिप्स में मेरे पास यहाँ बेसिक सा प्रोग्राम है। तो अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो कुछ रेक्टेंगल, 4 रेक्टेंगल ले लेता हूँ मैं। सो रेक्टेंगल क्लास हमें यूज़ करनी होगी। सो रेक्टेंगल R1 ले लेता हूँ, न्यू रेक्टेंगल। ओके, और रेक्टेंगल क्लास के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ ग्राफिक्स वाले वीडियो में। सो इसे हमें इंपोर्ट भी करना होगा, इंपोर्ट कर लेते हैं, Ctrl+Shift+M एंड इंपोर्ट। ओके, और रेक्टेंगल में मुझे दरअसल 3 पैरामीटर पास करने हैं। तो यहाँ मैं 200 पास करता हूँ, 200 विड्थ, 200 हाइट, एंड इसका एक कलर सेट कर देते हैं। कलर मैं इसे दे देता हूँ ब्लू। ओके, एंड इसी तरह से इससे कलर को भी मुझे इंपोर्ट करना होगा, तो कलर को भी हम इंपोर्ट कर लेते हैं। ओके, इसी तरह से मैं 4 रेक्टेंगल ले लेता हूँ। तो R1, R2, R2, R3 एंड R4। ओके, चलिए, और इसके अलावा मैं क्या करता हूँ, इन चारों की स्ट्रोक भी सेट कर देता हूँ। ओके, सो R1 डॉट सेट स्ट्रोक, ताकि कुछ बॉर्डर आ जाए। ओके, और स्ट्रोक का मैं कलर दूंगा ब्लैक, और चारों रेक्टेंगल की स्ट्रोक सेट करूँगा। सो R1, R2, R3 एंड R4। ओके, तो चलिए अभी क्या करते हैं, एक स्टैक पेन का एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे। सो स्टैक पेन, रूट ले लूँगा इसका नाम, न्यू स्टैक पेन। ओके, और इसे भी हमें इंपोर्ट करना होगा, इंपोर्ट कर लेते हैं। ओके, इंपोर्ट हो गया। अभी क्या करेंगे, इस रूट को हम अपने सीन में ऐड कर देंगे। ओके, सो उसके लिए हम लिखेंगे सीन इक्वल टू न्यू सीन, सीन, इसमें हम रूट पास करेंगे, इसकी विड्थ पास करेंगे 400, हाइट पास करेंगे 400। ओके, एंड इस सीन को हम सेट कर देंगे स्टेज में, स्टेज डॉट सेट सीन। ओके, एंड स्टेज डॉट सेट टाइटल, सेट टाइटल स्टैक पेन एग्जाम्पल। ओके, स्टेज डॉट शो। ओके, चलिए, तो ये तो प्रोग्राम बन चुका है, लेकिन अभी हमने क्या किया है, स्टैक पेन का ऑब्जेक्ट तो बना लिया है, लेकिन इन रेक्टेंगल्स को स्टैक पेन में ऐड नहीं किया है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ रूट में इन सभी को ऐड करूँगा। उसके लिए हम लिखेंगे रूट डॉट गेट चिल्ड्रन, और इसे आप ऐड मेथड से भी कर सकते हैं 1 बाय 1, या ऐड ऑल मेथड का यूज़ करके आप एक साथ इन्हें पास कर सकते हैं। ओके, तो मैं इन्हें 1 बाय 1 करूँगा। सो ऐड R1। ओके, इसी तरह से R2, R3 एंड R4। ओके, तो अब यहाँ देखते हैं, मैंने पहले R1 यानी कि ब्लू रेक्टेंगल को ऐड किया है, इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ। दूसरे वाले का ग्रीन रेक्टेंगल, तीसरे वाले का येलो रेक्टेंगल, येलो। ओके, एंड चौथा वाला जो है वो रेड रेक्टेंगल। ओके, फोर्थ वन। तो अभी आप देखते हैं, मैंने पहले R1 यानी कि ब्लू रेक्टेंगल को ऐड किया है स्टैक पेन में, देन ग्रीन रेक्टेंगल को ऐड किया है, देन मैंने किया है येलो रेक्टेंगल को, और लास्ट में रेड रेक्टेंगल को ऐड किया। ओके, तो अगर मैं इसको अभी आपको रन करके दिखाऊंगा, तो रन कर लेते हैं एक बार। तो आप देखोगे कि जो हमारे स्टैक पेन में सिर्फ एक ही रेक्टेंगल नज़र आ रहा है। वो क्यों नज़र आ रहा है, क्योंकि ये लास्ट में हमने ऐड किया है, और ये रेक्टेंगल सबसे टॉप पे ऐड हुआ है। ओके, और इसकी वजह से इसने बाकी रेक्टेंगल्स को ओवरलैप कर दिया। ओके, यानी कि बाकी रेक्टेंगल भी ऐड हुए हैं, लेकिन वो इसके पीछे छिप गए हैं। ओके, क्योंकि आप यहाँ देखते हैं सभी रेक्टेंगल्स की हाइट और विड्थ 200 एंड 200 है, इसलिए इसके पीछे वो सभी छिप गए हैं। ओके, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इनकी हाइट और विड्थ चेंज कर देता हूँ, ताकि सभी रेक्टेंगल दिखें। ओके, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहला जो रेक्टेंगल है उसकी विड्थ और हाइट 200 रहने दूंगा, देन उसके नीचे उसके बाद जो रेक्टेंगल ऐड हुआ है उसकी विड्थ थोड़ी कम कर दूंगा। ओके, ताकि उस पहले वाला रेक्टेंगल दिखे। ओके, इसी तरह से इसकी थर्ड वाले की 100 कर दूंगा, एंड फोर्थ वाले की 50 कर दूंगा। ओके, 50 बाई 50। तो अगर मैं इस तरह से करूँगा और रन करता हूँ, तो अभी आप देखोगे कि हमारे चारों रेक्टेंगल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गए हैं। ओके, आप देख सकते हैं पहला जो ब्लू रेक्टेंगल है वो सबसे नीचे ऐड हो रखा है, और देन यहाँ ग्रीन रेक्टेंगल उसके ऊपर ऐड हुआ है, देन येलो रेक्टेंगल उसके ऊपर ऐड हुआ है, और सबसे टॉप पे हमारा रेड रेक्टेंगल ऐड हुआ है। ओके, तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे कंपोनेंट ऐड हुए हैं वो स्टैक पेन के सेंटर में ऐड हुए हैं। ओके, सभी सेंटर में है। ओके, लेकिन अगर आप चाहते हैं इसका अलाइनमेंट चेंज करना, तो वो आप कर सकते हो। तो अलाइनमेंट चेंज करने के लिए आप 2 तरीके अपना सकते हो, या तो आप पूरे स्टैक पेन का ही अलाइनमेंट चेंज कर सकते हो, जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट स्टैक पेन में जो अलाइनमेंट है वो सेंटर है। ओके, तो लेकिन अगर आप चाहते हो कि सभी हमारे कंपोनेंट
टॉप लेफ्ट या टॉप राइट में अलाइन हो, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ एक मेथड होता है रूट डॉट सेट अलाइनमेंट। ओके, आप यहाँ देख सकते हैं 2 मेथड है। तो ये जो फर्स्ट मेथड है सेट अलाइनमेंट, जिसमें आपको एक पैरामीटर पास करना है, तो इससे आप स्टैक पेन का अलाइनमेंट सेट कर सकते हो। ओके, तो जैसे कि मैं यहाँ स्टैक पेन का अलाइनमेंट सेट कर देता हूँ टॉप लेफ्ट। ओके, यानी कि जो अभी मेरे सभी कंपोनेंट हैं अभी बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर में अलाइन होते, और लेकिन अभी क्या होंगे, ये टॉप लेफ्ट में अलाइन हो जाएंगे। ओके, इस तरह से। तो अभी आप देख सकते हैं सभी जो कंपोनेंट है वो टॉप लेफ्ट में चले गए। लेकिन इसके अलावा आप किसी स्पेसिफिक कंपोनेंट का भी अलाइनमेंट चेंज कर सकते हो। ओके, तो उसके लिए हमारे पास दूसरा मेथड है, जैसे कि मैं चाहता हूँ रेड रेक्टेंगल को चेंज करना, तो उसके लिए हमको क्या करना है, यहाँ हमें 2 पैरामीटर पास करने होंगे। तो पैरामीटर तो वो है कौन से आपको नोड को अलाइन करना है। ओके, तो मुझे रेड रेक्टेंगल को करना है, तो मैं यहाँ R4 दूंगा। ओके, एंड दूसरा आपको पोजीशन देनी है कहाँ आपको अलाइन करना है, तो इससे मैं बॉटम राइट में करूँगा। ओके, सो बॉटम राइट। ओके, तो ये जो R4 यानी कि रेड रेक्टेंगल है, ये बॉटम राइट में हो जाएगा। ओके, बाकी टॉप लेफ्ट में रहेंगे। तो अभी मैं इसे रन करूँगा तो आप देखेंगे कि सभी कंपोनेंट टॉप लेफ्ट में है, लेकिन जो हमने रेड रेक्टेंगल को बॉटम राइट दिया था एलिमेंट, वो बॉटम राइट में चला गया। ओके, तो इस तरह से हम अलाइनमेंट सेट करते हैं स्टैक पेन के अंदर। ओके, इसके अलावा अगर आप इसमें मार्जिन या पैडिंग सेट करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। ये हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। ओके, तो चलिए स्टैक पेन तो हमने सीख लिया, अभी इसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं कि इस लेआउट का यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। ओके, तो मैं आपको एक प्रोग्राम दिखाता हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं ये प्रोग्राम है। तो अगर मैं इसको आपको रन करके दिखाऊं तो इस तरह का लेआउट आप स्टैक पेन की मदद से बना सकते हो। तो आप यहाँ देख सकते हैं इस लेआउट में क्या किया है, एक इमेज ली है। अगर आपको इमेज के ऊपर कोई टेक्स्ट, इस तरह का टेक्स्ट शो करना है या आपको बटन शो करना है, ओके, तो इस तरह का लेआउट आप स्टैक पेन की मदद से बना सकते हो। तो ये थोड़ा आपके लिए असाइनमेंट दे रहा हूँ मैं। तो इस तरह का लेआउट आपको बनाना है, जिसमें आपको एक इमेज लेनी है, देन उसके बॉटम सेंटर में आपको उसके ऊपर ये एक टेक्स्ट शो करना है। ओके, एक टेक्स्ट शो करना है एंड बॉटम राइट में एक बटन शो करना है। ओके, तो इस असाइनमेंट को आपको कंप्लीट करना है, स्टैक पेन की मदद से आप इसे बनाना है। ओके, सो इस वीडियो में हमने स्टैक पेन के लेआउट के बारे में सीखा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर करना, और भी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ओके, सो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।